हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको कराने वाला हूं 2021 का स्पेसिमेन पेपर इशूड बाय सीबीएसई बोर्ड फॉर क्लास 10th साइंस पेपर, जिसमें आज हम कवर करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सारे क्वेश्चन जो सीबीएसई ने 2021 में होने वाले एग्जाम्स के लिए अपनी तरफ से स्पेसिमेन पेपर इशू किया है। इसमें मैं आपको सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चंस के आंसर्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट उसके साथ साथ पूरे पेपर की एनालिसिस भी होने वाली है। पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, किस नए तरीके के क्वेश्चन ऐड करे हैं बोर्ड ने, क्या मार्किंग स्कीम है, वगैरह वगैरह। बच्चे, इस बार का जो पेपर होने वाला है उसके लिए बोर्ड ने अपने पैटर्न में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं, क्योंकि आपको मालूम है 2021 में होने वाले एग्जाम के लिए सिलेबस ऑलरेडी बोर्ड ने करीबन 30% रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी काफ़ी चेंज किया है, जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें क्लास 10 के साइंस के पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, पेज बाय पेज अगर आपको मार्क करना है तो उसमें वीडियोस में मैंने बताया था। फ्रॉम द वेरी पॉपुलर बुक ऑफ साइंस, लखमीर सिंह, मंजीत कौर की एक बुक है, उसमें से मैंने कराया था एस चंद की, जिसका लिंक ऊपर दे रखा है। और एनसीईआरटी में से कौन कौन से टॉपिक्स पेज बाय पेज कटे हैं वो भी कराया था, उसका लिंक ऊपर है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो स्टार्ट करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न आना है वो किस हिसाब से आना है। तो पैटर्न नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात, क्लास 10 का साइंस का पेपर जो है वो 3 आवर्स का होने वाला है आपका। टोटल 80 मार्क्स का होगा, ये पहले भी था, आपको पता होगा। 20 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल होंगे, जो स्कूल किसी ना किसी इंटरनल एग्जाम के बेसिस पे, प्रैक्टिकल के बेसिस पे, या जो भी आपके इंटरनल टेस्ट हुए हैं, मिड टर्म के एग्जाम्स हुए हैं, उसके बेसिस पे वो आपको प्रोवाइड करेगा। फिलहाल नेक्स्ट बात, इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसमें क्या क्या है। टोटल आपके 36 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 4 सेक्शंस में टोटल क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी। सेक्शन डी में सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। हाउएवर बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस दे रखी होंगी। कितनी इंटरनल चॉइसेस होंगी, कितने कितने क्वेश्चन मार्क्स में होंगी, वो सब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें 1 वर्ड भी इंक्लूड होंगे, 1 सेंटेंस भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, असर्शन रीजनिंग भी होंगे और केस स्टडी बेस्ड भी होंगे। जी हाँ, कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस अभी इस बार इंक्लूड होने वाले हैं। असर्शन रीजनिंग बेस्ड और केस बेस्ड क्या है, बने रहिए, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये पूरा यहां दे रखा है, इसको इजी वे में अगली स्लाइड पे मैंने समझा रखा है। तो देखिए, नोट कर लीजिए पूरा जो क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है। सेक्शन ए में 4 तरह के क्वेश्चंस होंगे, 3 तरह के, 3 या 4 तरीके के होंगे। वेरी शॉर्ट होंगे आपके, है ना, पहले तरीके के जिसको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में लिखना होगा। दूसरा एमसीक्यूज होंगे, कुछ एमसीक्यूज में असर्शन रीजनिंग बेस्ड होंगे। क्या होंगे असर्शन रीजनिंग बेस्ड, वो बीच में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये बिल्कुल नई तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये दोनों आपको मैं पेपर में बताने वाला हूं। इसमें टोटल जो 16 क्वेश्चंस हैं वो वेरी शॉर्ट और असर्शन रीजनिंग बेस्ड होंगे, लेकिन असर्शन रीजनिंग बेस्ड में करीबन 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे और केस बेस्ड के जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे। वेरी शॉर्ट वाले जो 16 क्वेश्चन हैं वो 1-1 नंबर के होंगे, और असर्शन रीजनिंग के जो 4 क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, सॉरी, असर्शन रीजनिंग में केस बेस के जो 4 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के 5-5 पार्ट्स होंगे, जिसमें से आपको 4-4 पार्ट्स करने होंगे, जिसकी वजह से टोटल जो क्वेश्चन बन जाते हैं 16 नंबर के 1 मार्क, और 4 क्वेश्चन जिसके 4-4 पार्ट्स होंगे 16 नंबर के केस बेस। टोटल 32 मार्क्स के सिंपली 1-1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। फिर से जान लीजिए, शुरुआत के जो सेक्शन ए के 20 क्वेश्चंस हैं वो पूरे पेपर का लगभग 50% मार्क्स कवर करेंगे। टोटल 80 मार्क्स के पेपर में से 32 मार्क्स के 1-1 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सुनने में बड़ा इजी लग रहा है कि 1-1 नंबर के आएंगे, लेकिन बेटा सिलेबस इतना कम है तो थॉरो स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो 1 नंबर के घुस के कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
फिलहाल सेक्शन बी जो होगा वो आपके 6 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, है ना। और जो सेक्शन सी होगा उसमें 7 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, थोड़ा आंसर लंबा लिखना होगा आपको। और सेक्शन डी में वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे 5-5 नंबर के, कुछ इंटरनल चॉइसेस दे रखी होंगी, जैसे इन 20 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस होगी, बी सेक्शन में आपके जो 6 क्वेश्चन है उसमें से 2 की होगी, और सी में 7 में से 1 की आएगी, और 3 में से लगभग 2 चॉइसेस इंटरनल होंगी। लगभग जो स्पेसिमेन पेपर है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पैटर्न बनाया है, हो सकता है इंटरनल चॉइसेस एक आध ऊपर नीचे हो जाए। फिलहाल तो फिजिक्स केमिस्ट्री, बात आई बहुत इंपॉर्टेंट कि सर जो साइंस का पेपर होता है वो तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ही पेपर में होते हैं, तो कितने मार्क्स की फिजिक्स आएगी, कितने मार्क्स की बायो, कितने मार्क्स की केमिस्ट्री। तो जो पूरी एनालिसिस मैंने स्पेसिमेन पेपर की करी है उसके हिसाब से आपको बता दूं कि फिजिक्स के टोटल उसमें 12 क्वेश्चंस थे, केमिस्ट्री के 11, बायो के 13। सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पाए गए वो बायो के पाए गए हैं। जनरली बायो के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो टोटल 26 मार्क्स की फिजिक्स, 26 मार्क्स की केमिस्ट्री, जबकि 28 मार्क्स की बायो। 2 नंबर बायो के ज्यादा हैं। ये कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पेसिमेन पेपर या जनरली बोर्ड्स में इसी तरीके का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं भैया जो बायो से भागते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सर समझ में आ जाती है बहुत बढ़िया, लेकिन बायो में रटने का होता है सर, उसमें मजे नहीं आते, तो भैया वो सतर्क हो जाएं। बायो ज़्यादा मार्क्स की आनी है। टोटल जो आपको साइंस में 80 मार्क्स मिलने हैं उसमें बायो के भी इंक्लूडेड हैं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री से कुछ नहीं होने वाला। तो भैया अगर 11th-12th में बायो लेनी है चाहे नहीं लेनी है, 10th में तो बायो है, तो भैया जितना सिलेबस है बहुत काट दिया गया है, उसके बाद भी अगर आप बायो नहीं कर रहे हैं तो आगे आप फिर जान लीजिए क्या होगा। तो भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए और अच्छे से करिए। क्वेश्चन पेपर ऐसा है पैटर्न कि अगर आपने थोड़ा सही से प्रैक्टिस कर ली, सही से प्रिपरेशन कर ली, तो भैया 80 आउट ऑफ 80 कहीं नहीं गए हैं, 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। कैसे वो देखेंगे। फिलहाल तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, आगे चलने से पहले बता दूं, जो भैया इस चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जो नोटिफिकेशन का आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि आगे इसी तरीके की आने वाली वीडियोस आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं अपलोड करूं। फिलहाल लिस्ट एनी, पहला क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। भैया फेरस सल्फेट जो होता है उसे हीट करने से क्या होता है, ये आपसे यहां पूछी जा रही है। तो फेरस सल्फेट का खुद कलर जो होता है भैया, क्रिस्टल्स होते हैं, पेल ग्रीन कलर के होते हैं क्रिस्टल्स, लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से ये ब्रेक हो जाता है Fe2O3 में, जिसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। तो उसने 2 ऑब्जर्वेशंस कही हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन से पहले इक्वेशन लिखना बेटा जरूरी बनता है, हालांकि उसने ऑब्जर्वेशंस ही पूछी हैं, है ना। तो इक्वेशन, जब भी कोई रिएक्शन आया करे, ऑब्जर्वेशन पूछा करें तो रिएक्शन जरूर लिख दिया करिए, है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या होंगी कि ऐसा हीट करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो पहली ऑब्जर्वेशन आप ये लिखेंगे कि सबसे पहले तो ये होगा जो पेल ग्रीन कलर था, ऑन हीटिंग इट विल कन्वर्ट इनटू रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, है ना, Fe2O3 बन जाएगा। और सेकंड ऑब्जर्वेशन ये होगी, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जिसकी जो स्मेल होती है एक अलग सी स्मेल होती है, जिस स्मेल को हम कहते हैं बर्निंग सल्फर। जैसे सल्फर को बर्न करें तो सल्फर को बर्न करने से SO2 बनती है, तो वहीं पे यहाँ पे लिखोगे आप उसी तरीके से बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी। तो क्या ऑब्जर्वेशन होंगी ये नोट कर लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कलर पहली ये, और दूसरी कलरलेस गैस इज इवॉल्व, ठीक है। और तीसरा इसका ऑप्शन और में दे रखा है, ये कभी भी अगर और वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां पे और जरूर लिख दिया करिए, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हम और पार्ट वाला कर रहे हैं। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट HCl इज एडेड टू सोडियम मेटल। तो भैया सोडियम मेटल में अगर हम डाइल्यूट HCl डालेंगे तो आपको मालूम है कि सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में इट कम्स अबव हाइड्रोजन, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म
NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, है ना। तो यहाँ पे इसे बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस इस तरीके से हो गई। तो उसने पूछा था आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे वो आपको लिखना था। तो नीचे लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। फिर से सिर्फ इसने प्रोडक्ट्स पूछा था, बट इक्वेशन लिख दीजिए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या बोले हैं, कह रहे हैं राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। बेटा हार्डनेस क्या होती है, पानी खारा हो जाता है उसमें, फिर अगर हम साबुन से धोना चाहें तो झाग नहीं बनते, व्हाइट कलर का स्कम बन जाता है विच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लेदर, उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। उसकी हार्डनेस हटाने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं, याद करिए केमिस्ट्री में पढ़ा है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, तो अगर केमिकल नेम पूछा है तो आप लिख देंगे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा ऐसे करके लिखेंगे, नेम वॉशिंग सोडा एंड केमिकल फॉर्मूला मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा वॉशिंग सोडा का, Na2CO3.10H2O। देखिए एक गड़बड़ी हो गई यहां पे, आप ऐसा मत करना। उसने केमिकल नेम पूछा था भैया, ये जो वॉशिंग सोडा है ये उसका केमिकल नेम नहीं, कॉमन नेम है। केमिकल नेम फॉर्मूले से लिखा जाता है, तो आप यहां पे लिखना केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और आगे क्या लिखा है 10 लगे हैं तो 10 के लिए डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। तो केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला ही होना चाहिए, कॉमन नेम से मार्क्स नहीं मिलेंगे, कह रहे हैं, ठीक है। बस इतना हो गया आपका, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बेटा बिल्कुल आखिरी तक देखते रहिएगा, नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर्स क्या हैं वो तो बता ही रहा हूं, किस तरीके से लिखने हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। तो बहुत जरूरी है, सिर्फ आंसर्स जानना जरूरी नहीं है, अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, क्या क्या लिखना है वो जानना भी बहुत जरूरी है, क्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जैसे एल्केन होता है प्यारे, एल्केन की एक होमोलोगस सीरीज है जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, है ना। पहला इसका मेंबर होता है CH4 जब n की वैल्यू 1 डालेंगे, दूसरा n की वैल्यू 2 डालने पे C2H6, C3H8, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूं। तो कह रहे हैं होमोलोगस सीरीज जो होती है एंड सो ऑन, उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज देखने को नहीं मिलती हैं। पहला, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या ऊपर से नीचे जाने पर इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जी नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता, हर मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, इसी को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं ना। तो ये नहीं देखने को मिलता। डिफरेंस इन CH2, हाँ अगर कंसेक्यूटिव मेंबर्स की बात करें तो देखो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है, इसमें और इसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का फर्क है, हाँ, और एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का मिलके मास क्या होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 × 1 2, टोटल 14 यू का कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच डिफरेंस होता है मास में। तो हाँ ये प्रॉपर्टी सही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हल्का हल्का सा वेरिएशन आता है, ग्रेडेशन आता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वगैरह गैसेज हैं उनका प्रॉपर्टीज, डेंसिटी वगैरह। फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा वेरिएशन आता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं आता। तो फिजिकल में आता है, बिल्कुल सही है। सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे ये सब में एल्केन एल्केन सिंगल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप है ना, उसमें डबल बॉन्ड होता है। तो ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है। हालांकि फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस से 2021 के लिए हटा दिए गए हैं, लेकिन याद रखिए कि एक होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप भी सेम लगा होता है, उसी को होमोलोगस कहते हैं। होमो का मतलब ही यही है, सेम सीरीज, ठीक है। तो आंसर इज ए, आप लिख देंगे इस तरीके से ए, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज इट डज नॉट अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्या ऑब्जर्व नहीं किया वही पूछा है, बोल रहे हैं। और रीजन भी लिखिए, गिव रीजन। तो कह रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, तो प्रॉपर्टीज भी केमिकल वाली सिमिलर ही रहेंगी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखिए, वाई सन अपीयर्स वाइट एट नून। बिल्कुल अगर हम सुबह की बात करें तो कहते हैं सन अपीयर्स रेड, शाम की बात करें सन अपीयर्स रेड, लेकिन दोपहर में हमें जो सन है वो वाइट दिखाई देता है। ऐसा
क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बच्चे? सुबह सुबह जो सन रेड दिखाई देता है वो किस वजह से दिखाई देता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सुबह सुबह सन को द लाइट हैज टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू विच मोर स्कैटरिंग टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई सन अपीयर्स रेड। मोर स्कैटरिंग में बाकी सारे कलर्स स्कैटर हो जाते हैं, रेड नहीं होता, तो रेड दिखाई देता है। लेकिन दिन में जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग होती है वो बहुत कम होती है। जैसे ये इस तरीके से अर्थ है, इसके ये चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, हम यहाँ पे खड़े हैं। मॉर्निंग की बात करें तो सन से जो लाइट आती है इस तरीके से एटमॉस्फेयर बनाया है मैंने, एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद इसे इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो स्कैटरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन दोपहर की बात करें, नून टाइम की, जब सन हमारे ओवरहेड होता है तो एटमॉस्फेयर में एंटर करने पर इसे बहुत कम डिस्टेंस चलना होता है, जिसकी वजह से इसकी स्कैटरिंग कम होती है। सारे कलर्स अलग अलग स्कैटर नहीं होते, सेम अमाउंट से, मतलब कम स्कैटरिंग होने की वजह से वो लगभग वाइट ही रहता है। तो इसका क्या वर्ड्स में लिखोगे? द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट नून, और आगे लिख देना बिकॉज एट नून द लाइट हैज टू ट्रैवल लेस डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, डायग्राम बनाना चाहो बना देना, डायग्राम सपोर्ट में अच्छा रहेगा। नहीं बनाओगे तो भी आपको लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस है फोकल लेंथ। कह रहे हैं मिरर की भी फोकल लेंथ -15 है और लेंस की भी फोकल लेंथ -15 है। ठीक है, फोकल लेंथ दोनों की -15 है। कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ लेंस एंड मिरर। तो भैया आपको ये ध्यान करना पड़ेगा, माइनस फोकल लेंथ। आप ये देखिए मिरर की बात करें तो ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? ये है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। कुछ बच्चों को परेशानी होती है ये याद रखने में कि सर कॉनकेव मिरर कौन सा है और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है। हालांकि ये मैंने ऐसे बना तो दिए, लेकिन अगर कभी आप जिंदगी में भूल जाओ तो बहुत आसान है याद रखना कि रेज इस तरीके से इसमें ऐसे पड़ेंगी रिफ्लेक्टिंग साइड पे, इसमें रेज इस तरीके से रिफ्लेक्टिंग साइड में ऐसे पड़ेंगी। किस मिरर में ऐसा लग रहा है कि रेज गुफा में घुस रही हैं? गुफा किस में लग रहा है? गुफा में घुस रही है इस तरीके से। किसमें? इसमें गुफा में घुसती हुई लग रही है, इसमें ऑब्वियसली इसमें गुफा लग रही है, गुफा में घुस रही है। गुफा का मतलब केव, यानी ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ऑब्वियसली इसमें रेस क्योंकि पीछे आ जाती हैं टक्कर खा के, तो इसकी जो पोल से फोकल लेंथ होती है ये पीछे की तरफ होती है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है ना, कॉन्वेक्स की प्लस में होती है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ आगे होती है, प्लस में होती है, वो डाइवर्ज होती है, पीछे लगता है कि पीछे से डाइवर्ट यहां से। ठीक है, चलो तो कह रहे हैं मिरर कैसा रहा होगा? मिरर रहा होगा कॉनकेव। जबकि लेंस की बात करें तो भैया लेंस ये वाला जो होता है इसमें इस तरीके से रेज पैरेलल आती हैं तो ये डाइवर्ज हो जाती हैं, इसका फोकस पीछे होता है तो इसकी फोकल लेंथ भी पीछे होती है, तो ये नेगेटिव में होती है। कौन सा लेंस है ये? कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, तो माइनस में बात करें मिरर की तो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर, है ना। और लेंस की बात करें तो किसकी माइनस में होती हैं? कॉनकेव लेंस। तो दोनों के आंसर हो जाएंगे, कहेंगे नेगेटिव किसकी होती है? मिरर में कॉनकेव मिरर की और लेंस में भी कॉनकेव लेंस। जबकि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों की फोकल लेंथ प्लस होती है। ठीक है, तो चलिए ये नोट कर लीजिए। और इसका एक ऑल्टरनेटिव आंसर भी हो सकता है, बोथ आर कॉनकेव तो लिख ही देंगे, ऑल्टरनेटिव है हालांकि आपकी बुक में नहीं है। लेकिन अगर कोई लिख दे प्लेनो कॉनकेव लेंस की भी बेटा नेगेटिव होती है तो उस पे भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए तो बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि भैया 3 घंटे का पेपर है, वो हमें लगभग 1 घंटे में निपटाना है, 1 घंटा 10 मिनट में निपटाना है। तो जल्दी इसको देखते जाइए और अपने दिमाग में बसाते जाइए, नोट करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर। कौन है? मिरर है। कॉनकेव मिरर से जो इमेज बन रही है इस तरीके से कह रहे हैं, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज बन रही है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से लार्जर जब बनती है तो बेटा कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होता है, तब आपको याद हो कि इमेज यहाँ बियॉन्ड सी बनती है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इससे रेज जाती हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से जाती हैं और फोकस से जो जा रही है ये ऐसे जाती है। तो देखिए यहाँ पे इमेज बन जाती है जहाँ ये मीट कर रही हैं,
वहाँ इमेज बन जाती है, कैसी बनी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे पूछा है वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए ताकि लार्जर इमेज बने, रियल इन्वर्टेड, बिटवीन, यहाँ आप लिख देंगे बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर फुल फॉर्म में करके लिख देंगे। एक नंबर आपका पक्का। भैया रे डायग्राम के जितने क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आसान है और बहुत ही स्कोरिंग है और एग्जाम में जरूर 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 आएंगे, चाहे उसका न्यूमेरिकल आए, चाहे इस तरीके से एक नंबर में आए, ड्रॉ करने को आए, डायग्राम बनाने को आए, बहुत जरूरी है, जरूर करिए, बहुत स्कोरिंग है। नेम द पार्ट ऑफ द लेंस थ्रू विच लाइट पासेस विदाउट सफरिंग फ्रॉम एनी डेविएशन। कह रहे हैं कोई भी लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, इसका कौन सा पार्ट होता है जिससे लाइट जाती है और बिना डेविएशन के पास हो जाती है? हाँ, कौन सा? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास होती है तो लाइट बिना डेविएशन पास हो जाती है। तो ऑप्शन आंसर लिख देंगे ऑप्टिकल सेंटर। देख रहे हो, एक नंबर इससे आसानी से मिलेगा क्या? सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर लिख दो, एक नंबर। ठीक है भैया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। कह रहे हैं कि एक अरेंजमेंट दे रखी है, यहाँ पे एक कॉइल ए है और एक कॉइल बी है, कॉइल ए और कॉइल बी। इसमें बैटरी लगा रखी है, की लगा रखी है और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा रखा है इस कॉइल में। कह रहे हैं इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड, यहाँ पे की नहीं लगा रखी थी यानी स्विच ऑफ था। लेटर द की इज इंसर्टेड एंड रिमूव्ड शॉर्टली आफ्टर, पहले की लगाई, स्विच ऑन किया, फिर स्विच ऑफ कर दिया। तो कह रहे हैं दो ऑब्जर्वेशंस बताइए नोटेड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। बहुत ही आसान बेटा, जब ऑफ थी की तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही की इंसर्ट करेंगे इसमें करंट बहना शुरू होगा। करंट 0 से 10 एम्पियर जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान ले 10 एम्पियर तक करंट जाएगा। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। स्विच ऑन करने पे करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, और वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जब पड़ोसी नेबरिंग कॉइल से लिंक्ड होगा तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कौन सा फिनोमिना होता है? जल्दी टाइप करके बताओ कौन सा फिनोमिना होता है। पॉज करो, पॉज करो। कौन सा फिनोमिना होता है? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ इंड्यूस्ड करंट बनेगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगी। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? मतलब स्विच ऑन करेंगे 0 1 2 3 4 8 9 10, जब तक करंट बढ़ेगा तब तक फ्लक्स बढ़ेगा, तब तक इसमें करंट बनेगा। लेकिन करंट एक बार 10 एम्पियर हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो फ्लक्स भी नहीं बढ़ेगा, तो इंड्यूस करंट भी नहीं बनेगा, जीरो हो जाएगा। तो करंट यहां तब तक बनेगा जब तक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, करंट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगी। लेकिन जैसे ही की निकाल देंगे फिर करंट डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, और करंट डिक्रीज होने से फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो फिर से इसमें इंड्यूस करंट बनेगा, बट नाउ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दो ऑब्जर्वेशन ये थी गैल्वेनोमीटर में, नोट कर लीजिए। पहला कि मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगा जो जल्दी डाइवर्ट हो जाएगा, और दूसरा जब की रिमूव करेंगे तो फिर से डिफ्लेक्शन होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नोट कर लो। फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत ही आसान और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, होम एग्जामिनेशन में तो 10 बार आ जाता है ये। कह रहे हैं एक स्ट्रेट वायर है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो इस तरीके से बना दोगे, बहुत बार बना चुके हो। ऐसे पेपर लोगे और पेपर में से बीच में से ऐसे एक वायर पास करोगे और इसके चारों तरफ गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बना देनी है, यहाँ पे पास पास, यहाँ दूर दूर। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कैसे बनाओगे? करंट अगर ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन के लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। करंट ऊपर जा रहा है तो ये जो लाइंस हैं ये फिंगर की वजह से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज बना दोगे। ठीक है, और अगर नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज बना दोगे। कौन से रूल की वजह से? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, या कॉर्कस्क्रू रूल भी होता है। जी हाँ, ठीक है, तो उम्मीद है ये आता होगा, बना हुआ है बुक में साफ साफ, ये आप बना देंगे। ठीक है, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन। Two unequal resistances are connected in parallel if you are not provided with any other parameter I and R, what can be said about voltage drop across two resistors? क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत जरूरी है भैया। ये मेरी टिप है आपसे,
कि कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और एकदम हमें लगता है अरे इसका आंसर ये है भैया, अरे इसका आंसर ये, जल्दी से लिखना शुरू कर देते हैं और फिर हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह हमने सही लिख दिया, चलो आगे बढ़ जाओ जे। लेकिन जब भैया एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो अपने दोस्त से पूछते हैं अरे तूने क्या लिखा, अरे तूने क्या लिखा, तो कहता है अरे मैंने ये लिखा। बोले अरे तन्ने गलत कर दिया, अरे भैया इसका आंसर ये नहीं था, मेरा सही हो गया, मेरा सही हो गया। तो दोस्त कहता है अरे भैया क्वेश्चन तो पढ़ ले, इसमें ये लिखना था। तभी अपना माथा पकड़ते हो, अरे भैया ओ शिट ये मैंने क्या पढ़ लिया। तो भैया तब आपको याद आता है कि मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। तो भैया बहुत ज़रूरी है कि बाहर आने से पहले क्लास के अंदर, हॉल के अंदर ही सही क्वेश्चन पढ़ लो, सही आंसर लिखो। पता होता है आपको, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में आप कभी कभी गलत आंसर लिख देते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेक इट श्योर कि जो चीज़ पूछी गई है आप वही लिख रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। कह रहे हैं टू अनइक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में अनइक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दिए गए हैं, लेट से R1 एंड R2, ठीक है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टू रेजिस्टर्स। दोनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करने पर वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है आपको मालूम है। पैरेलल में वोल्टेज इज सेम इन ऑल रेजिस्टर्स, तो आप लिख दोगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल द टू रेजिस्टर्स विल बी सेम। सेकंड कह रहे हैं और में अगर कहा जाए, और में देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, इतने इजी क्वेश्चन के बाद कौन ये पढ़ना चाहेगा। साफ साफ ये लिखा है 1 नंबर की वोल्टेज सेम होगा, सीधा 1 नंबर। चलो फिलहाल अगला भी देख लो क्या है। सम वर्क इज डन टू रिमूव अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। एक Q चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। ए पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है W। तो कह रहे हैं बताओ व्हाट इज द वर्क टू डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। वर्क कितना करना पड़ेगा चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक मूव कराने के लिए। तभी आपको ध्यान आया कि अरे हमने पोटेंशियल एट अ पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना। तो पोटेंशियल ए पॉइंट का दे रखा है V, वर्क कितना करना पड़ेगा वो हमें निकालना है, जबकि चार्ज जिसे मूव करा रहे हैं वो Q है। तो कह रहे थे रिलेशन बताओ व्हाट इज द वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया V इंटू Q। सिंपल फॉर्मूला लिखने पर 1 नंबर, ठीक है। अब यहां तक मत छोड़ आना, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, उसने वर्क पूछा है तो ये लिखोगे, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अभी आसान बातें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं भैया। 100 नंबर लाने हैं, 100 नंबर मतलब 100%, 80 on 80 लाने हैं साइंस के पेपर में। लाने हैं कि नहीं लाने हैं। तो भैया पूरा पेपर आखिरी तक देखते रहो, हो सकता है कहीं इसी से ही उठा के कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे दिया तो कितना आसान पक्के नंबर हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं बच्चे, अगर इसी तरीके से आप और स्पेसिमेन और क्वेश्चंस के भी चाहते हैं कि वीडियोस बनाइए सर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसी तरीके के और वीडियोस लाने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्स, जस्टिफाई। भैया बायो का क्वेश्चन आ गया है। बायो के क्वेश्चन के बारे में एक बात जान लो, आई एम अ टीचर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली। बायो मुझे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको आंसर्स तो बताऊंगा, जितनी हद तक एक्सप्लेन कर सकता हूँ कर दूंगा। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा अच्छे से जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन बायो के इसमें आपको सिर्फ आंसर्स ही बता पाऊंगा, ठीक है। चलिए, मैं नहीं चाहता था कि बायो छूट जाए आपकी इस वीडियो में। कई जगह पूरे यूट्यूब पे किसी ने सिर्फ फिजिक्स के दिए हैं, किसी ने सिर्फ केमिस्ट्री के दिए हैं, किसी ने सिर्फ बायो के दिए हैं। तो ये सबने अच्छा काम किया है, लेकिन ये जो वीडियो है अगर आपको एक ही चीज़ चाहिए जगह, तो मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ही जगह देने की कोशिश करी है। चलिए, कह रहे हैं वेन्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड क्यों होती हैं। भैया वेन्स का काम क्या होता है। वेन्स का काम होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, शुरुआत में हार्ट ने ऑर्गन्स तक ब्लड फेंका था, उसमें ऑक्सीजन थी, वो प्रेशर से जाता है, जिसके लिए जो नसें हैं वो मोटी होनी चाहिए। लेकिन जो वापस आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें से ऑक्सीजन निकल चुकी है, जो वापस हार्ट में आता है उसमें इतना प्रेशर नहीं होता। तो भैया पाइप का मोटा होना जरूरी नहीं है, पतले पाइप से भी काम चल जाता है। पाइप मत लिखे आना, वेन्स की बात कर रहा हूँ। वेन्स अगर पतली हो, नसें पतली हो तो भी काम चल जाता है। तो पतली क्यों होती हैं, क्योंकि द ब्लड देयर इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और उसमें कोई प्रेशर नहीं होता
वापस, इसलिए वो पतली से भी काम चलता है। कह रहे हैं जस्टिफाई कर दीजिए, तो जस्टिफाई कर दीजिएगा। और दूसरा कह रहे हैं कि वॉल्व्स होती हैं उसमें, वॉल्व्स का काम होता है कि पाइप में अगर वॉल्व लगा दें तो एक ही तरफ फ्लो हो, वापस ना आए। जैसे कि आपका साइकिल का टायर का ट्यूब होता है, उसमें हवा भरते हो तो अंदर तो चली जाती है, बाहर नहीं आती अपने आप, तो उसमें वॉल्व लगी होती है कि हवा को अंदर जाने दे, बाहर ना आने देगी। ऐसी वेन्स में वॉल्व्स लगी होती हैं। क्यों लगी होती हैं वो पूछा है, इसलिए लगी होती हैं ताकि जो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो हार्ट तक तो आ जाए लेकिन वापस ऑर्गन में ना जा पाए, इसलिए वेन्स में वॉल्व्स लगी होती हैं। तो क्यों लगी होती हैं? बिकॉज टू एंश्योर ब्लड फ्लो इन यूनिडायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। How is the wall of small intestine adapted for performing the function of absorption of food? Small intestine में जो wall लगी होती है वो कैसे adapted होती है, किस चीज के लिए? फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। तो आंसर नोट कर लीजिए मेरे प्यारे कि इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। और क्वेश्चन में पूछा है इसमें, आउट ऑफ गोट एंड टाइगर विच वन विल हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन? गोट जो होती है वो हर्बीवोर होती है, टाइगर कार्निवोर होता है। गोट जो है वो ग्रास खाती है और भैया ग्रास को डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइन लॉन्ग होनी चाहिए, वही यहाँ पे पूछा है। क्यों? गोट बिकॉज गोट की लंबी होनी चाहिए small intestine because herbivore eating grass needs a long small intestine to allow the cellulose to be digested। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। explain how ozone being a deadly poison can still perform an essential function for our environment। भैया ओजोन जो होती है खुद बहुत डेडली पॉइजन की तरह होती है। ओजोन अगर हम इनहेल कर लें तो ये पॉइजन का काम करती है, लेकिन फिर भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नोट लिख लेना भैया। बिकॉज इट प्रिवेंट्स यूवी रेज टू एंटर द एटमॉस्फेयर एंड रीचिंग द अर्थ। वो वापस उसको भेज देती हैं, ठीक है, सन से जो यूवी रेज आती हैं। तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स हार्मफुल, ये आप लिख देना, ठीक है। गिव रीजन व्हाई अ फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रोफिक लेवल्स। 4 ट्रोफिक लेवल से ज़्यादा क्यों नहीं होते हैं फूड चेन में? इसलिए क्योंकि बेटा हर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो चली जाती है, लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से चौथे लेवल के बाद एनर्जी बिल्कुल ना के बराबर बचती है। इसलिए सिर्फ जो फूड चेन होती है इट कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रोफिक लेवल्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन आ गया। 13वां, रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड। बायो का क्वेश्चन है तो भैया नोट कर लो कि पैनक्रियाज कह रहे हैं, पैनक्रियाज का क्या रोल है डाइजेशन में? पैनक्रियाज सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breakdown of emulsified fats, जो कि डाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। आप कुछ खाते पीते हैं तो उसके लिए, पचाने के लिए फ्लूइड सीक्रेट करता है। कौन? पैनक्रियाज। कौन से फ्लूइड्स? याद कर लो भैया, पैनक्रियाज एक डाइजेस्टिव जूसेस which contain enzymes। कौन सी एंजाइम? टिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है प्यारे, तो ये आपके भैया 13 क्वेश्चंस हो गए हैं 1 मार्क्स के। इसके बाद 3 नए तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। जाग जाओ प्यारे, बहुत जल्दी जाग जाओ। अगर सो गए हो, उम्मीद है सोए तो नहीं होगे, मजे आ रहे होंगे। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जल्दी से मुझे बताओ, कैसा सही चल रहा है लेक्चर या नहीं चल रहा है? फिलहाल भैया 3 नए तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, बहुत दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, पेशेंस से करने वाले क्वेश्चंस हैं। इन एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में भैया जल्दबाजी मत करना। बोर्ड ने ये ऐसे क्वेश्चन डाले हैं कि अगर किसी ने सही से पढ़ाई नहीं करी है तो यहाँ पे वो गच्चा खा जाएगा, इसलिए ध्यान से करना। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। ओके प्यारे, तो देखिए एजर्शन रीजनिंग बेस्ड के 3 एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन 3 मिलेंगे आपको। 14, 15, 16, 17 नहीं होगा, 17 केस बेस्ड होगा। तो इसमें क्या होगा, आपको एक एजर्शन दे रखा होगा, एक कोई फैक्ट दे रखा होगा। एजर्शन का मतलब फैक्ट कोई दे रखा होगा और उसका क्या रीज़न है वो दे रखा होगा। तो इसमें दोनों आपको पढ़ने हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो एजर्शन दे रखा हो वो सही हो,
ये ज़रूरी नहीं है कि रीज़न जो दे रखा हो वो सही हो, इन दोनों में कोई भी चीज़ सही हो सकती है, कोई भी चीज़ गलत, दोनों चीज़ गलत, दोनों चीज़ सही हो सकती हैं। तो अभी क्या है, एजर्शन अगर सही है मान लें, और जो रीज़न दे रखा है वो भी सही है और बिल्कुल इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीज़न, तो आप ए लगाओगे। ए कब लगाओगे ऑप्शन, जब बोथ एजर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एजर्शन, तो आप ए लगाओगे। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें सही दे रखी हों, एजर्शन भी सही हो, रीज़न में जो बात लिखी है वो भी सही हो, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, तब बी लगाओगे। और सी कब लगाओगे, जब ए में एजर्शन में जो बात लिखी है वो सही है बट रीज़न में जो लिखा है वो लिखा ही गलत है, तब आर इज फॉल्स, तो सी लगाओगे। और अगर ए गलत है, एजर्शन गलत है और रीजनिंग भी गलत दे रखी है, तो आप डी लगाओगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एजर्शन में लिखा है, बताइए मेरे को जरा, पहले आप देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। भैया जरा मुझे लिख के बताइए, पॉज करिए, ये सामने क्वेश्चन है और बताइए ए बी सी डी सही है इसमें से कौन सा। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। कह रहे हैं आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स A shiny white finish on walls is obtained after 2 or 3 days. व्हाइट वॉश करते हैं, किस चीज़ से करते हैं व्हाइट वॉश, किस चीज़ से करते हैं व्हाइट वॉश घर में? हाँ, चूने से करते हैं। चूना क्या चीज़ होती है, इंग्लिश में कहते हैं लाइम या फिर क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। क्यों करते हैं व्हाइट वॉश? बेटा इसलिए करते हैं व्हाइट वॉश क्योंकि चूने को जब हम दीवार पे लगाते हैं तो वो कुछ दिनों के बाद 2-3 दिन में एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, चौक की तरह वाइट सब्सटेंस बनाता है, चौक ही बनाता है, जिसकी वजह से वो दीवारें सफ़ेद सफ़ेद चमचमाने लगती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी है। और रीज़न अगर पढ़ो तो रीज़न में क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अरे भैया हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनता, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कर दी गलत बात, कर दी गलत बात। और भैया अगर गलत बात कर दी है तो इसका आंसर क्या होगा, एजर्शन सही है बट रीजन गलत है, तो इसका आंसर आप लिख दोगे सी। ठीक है, तो नीचे आप लिख देंगे अलग से क्वेश्चन नंबर डाल के 14th का सी, एजर्शन इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स। इसमें ये ध्यान रखना भैया, कई बच्चे ना सिर्फ ये लेके आएंगे, ये तो लिखना ही है लेकिन सी लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि MCQs जो होते हैं उसमें ABCD या 1 2 3 4 आता है, तो उसका नंबर डालना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। चलिए फिलहाल देखिए अगला रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं अगले रीजनिंग में कि फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन अवर बॉडी। ठीक है, अच्छा सही लिखा है बिल्कुल, फूड चेन से ही, खाने के जरिए ही हार्मफुल केमिकल्स आते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, रीजन क्या लिखा है, लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। भैया फूड चेन की लेंथ से क्या मतलब है, बाहर से कौन हार्मफुल केमिकल्स आ रहे हैं उसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं है। तो रीज़न तो बिल्कुल सही लिखा है ना, नहीं मतलब रीज़न तो बिल्कुल सही लिखा है, और जो सॉरी फिर से सुनिए, एजर्शन बिल्कुल सही लिखा है लेकिन जो रीज़न लिखा है वो है तो सही। लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स होती है वो अलग अलग जगह अलग अलग होती है, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग स्पीशीज़ के लिए, लेकिन दिस इज़ नॉट द करेक्ट रीजनिंग फॉर ए। तो दोनों सही हैं लेकिन रीजनिंग सही नहीं है, तो ऑप्शन विल बी वी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बी लिखोगे और उसके बाद मतलब 15th डाल के बी लिख के ये पूरा लिख के आओगे। अच्छा अगर और में करोगे तो 15th डालोगे और लिखोगे और फिर जो भी इसका ऑप्शन है वो लिखोगे। जैसे क्या पूछा है, एजर्शन में पूछा है ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रोफिक लेवल। हाँ, ग्रेटर नंबर ऑफ लोअर ट्रोफिक्स में ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है, बिल्कुल सही लिखा है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर रीजनिंग फॉर दिस एजर्शन। तो दोनों सही हैं लेकिन रीजनिंग सही नहीं है, तो फिर अगेन हो जाएगा आपका बी और पूरा लिख आओगे। ठीक है, चलो जी, तो मजे आ रहे हैं, अलग तरीके के लग रहे हैं नहीं एजर्शन रीजनिंग, भैया ये बहुत पेशेंस से करने हैं। ठीक है, फिर क्या है देखिए, कह रहे हैं क्या, A geneticist crossed a pea plant
क्रॉस्ड अ पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर्स विद पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स। वायलेट फ्लावर्स को उसने क्या किया, क्रॉस करवाया पी प्लांट के किससे, वाइट फ्लावर्स से। ही गॉट ऑल वायलेट फ्लावर्स इन फर्स्ट जनरेशन। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट जनरेशन में आपको वायलेट फ्लावर्स ही मिलेंगे, ठीक है, तो ये बात सही लिखी है। रीजन, व्हाइट कलर जीन इज नॉट पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। व्हाइट कलर क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगी, बिल्कुल सही लिखा है और यही इसका करेक्ट रीजन है, तो आंसर विल बी ए। अब भैया बायो के बारे में थोड़ा आप लोग ज़्यादा जानते हो के, तो अब मान लो इसका मतलब मैं मान ले रहा हूँ, आप समझो इसका आंसर आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके भैया 3 रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए। स्पेसिमेन पेपर में 3 रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, 16 टोटल क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 16 में से 13 थ्योरी और 3 रीजनिंग। ये 3 रीजनिंग वाले वेरी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये बोर्ड ने अलग से मेंशन नहीं किया है, लेकिन हाँ स्पेसिमेन पेपर में 3 रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। मेरे हिसाब से 3 की बजाय 4 भी हो सकते हैं आपके आने वाले 2021 के बोर्ड्स में। फिलहाल अभी भैया बहुत ही अलग तरीके के सवाल शुरू हो रहे हैं, भैया तैयार हो जाइए अगले तरीके के सवाल के लिए। नेक्स्ट आ रहा है आपका केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस केस स्टडी के आने वाले हैं, 4 क्वेश्चंस। इसमें एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा होगा आपको, जिसमें कुछ समझा रखा होगा, जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है, ऐसे ही इसमें कोई एक पैसेज आएगा आपके सिलेबस से, वो आप पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे। हर क्वेश्चन के 5 पार्ट्स होंगे, 4 क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चंस के 5 पार्ट्स होंगे, और हर क्वेश्चन में जो 5 पार्ट्स होंगे उसमें से आपको अटेम्प्ट सिर्फ 4 ही करने हैं, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको अनसीन पैसेज की तरह ऊपर ही मिल जाएं, हो सकता है उसमें कुछ अलग से आपको दिमाग लगाना पड़े जो आपने थ्योरी में पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं केस स्टडी के पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे भैया, क्योंकि 4 क्वेश्चन हैं और 4 पार्ट्स करने हैं, तो टोटल 16 नंबर का ये आपके पास आने वाले हैं 4 क्वेश्चंस। कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी फोर क्वेश्चंस, ठीक है, 5 में से। ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है। दिस एनर्जी इज अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ईदर यूजिंग ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन। ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, कभी कहीं पर किन्हीं जगहों पर ऑक्सीजन से और कहीं पर बिना ऑक्सीजन से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय। एनर्जी किस मेथड से मिलती है, प्रोसेस से मिलती है, ब्रीदिंग। प्लांट्स एंड एनिमल्स में इज ऑब्टेन्ड बाय ब्रीदिंग, टिश्यू रेस्पिरेशन, ऑर्गन रेस्पिरेशन या डाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज टिश्यू रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स लैक्टिक एसिड कंसेंट्रेशन ऑफ एन एथलीट ड्यूरिंग अ रेस ऑफ 400 मीटर, शोज अ पीक एट पॉइंट डी। यहाँ पे क्या दिखा रखा है, लैक्टिक एसिड की कंसेंट्रेशन दिखा रखी है, मोल पर लीटर करके कुछ लिखा है, और इधर टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, एथलीट भाग रहा है, तो उसमें लैक्टिक एसिड की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पीक पे गई और फिर कम होने लगी, ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो कह रहे हैं लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हैज अकर्ड इन द एथलीट व्हाइल रनिंग इन द 400 मीटर रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एक्सप्लेन्स दिस इवेंट, है ना। तो इसमें से जो लैक्टिक एसिड में इस तरीके से पीक पे पहुंचा है, वेरिएशन आ रही है, कौन सा प्रोसेस इसको एक्सप्लेन करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन या ब्रीदिंग। तो द करेक्ट आंसर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, समझिए इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहे हैं यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है आपको, स्टडी द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स the amount of energy supplied with respect to time while an athlete is running at full speed। इधर दे रखा है एनर्जी सप्लाइड, इधर दे रखा है टाइम रनिंग एट फुल स्पीड, ठीक है, ऐसा ग्राफ है। कह रहे हैं चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स एंड जस्टिफाई प्रोवाइड इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आप देखिए प्लॉट ए है और प्लॉट बी है, रेड कलर का प्लॉट ए है, ब्लू कलर का प्लॉट बी है।
तो इसमें से कौन सा प्लॉट सही दिखा रहे हैं और जस्टिफिकेशन क्या है वो बतानी है। तो बच्चे साफ साफ जो प्लॉट ए है, प्लॉट ए एरोबिक का है और प्लॉट बी जो है वो एन एरोबिक का है, एन एरोबिक का है। तो इसमें प्लॉट ए एरोबिक, प्लॉट बी एनारोबिक, एरोबिक एनारोबिक, एनारोबिक, ये दोनों तो गलत ही हो गए। ये दोनों में से कौन सा सही है, एरोबिक एनारोबिक? तो इसमें रीजन देखिए, इसमें लिखा है अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनारोबिक। बिल्कुल सही बात है। एरोबिक जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है, कंसिस्टेंट होती है, जबकि एनारोबिक में लो होती है। तो देखिए इसमें यही है, इसमें कंसिस्टेंट है एरोबिक में, है ना, जबकि इसमें लो है। तो लो वाला जो होगा वो एनारोबिक होगा, हाई वाला जो है वो एरोबिक होगा। तो आंसर इज बी। तो इसमें लिखे आएंगे आप बी और इसके आगे ये पूरा आप मेंशन करके आएंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या देखने को मिलता है? तो भैया इसमें कौन कौन से सही हैं वो टिक कर लीजिए, कौन कौन से सही हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, भैया एनारोबिक में कहाँ से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी? गलत। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये तो होती है। रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो निकलेगी। रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, बिल्कुल सही। तो आंसर इज सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों सही हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों सही हैं। तो आंसर इज सी। ठीक है, सी लिख के ऑप्शन आप लिख के आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक। एनारोबिक में क्या होता है, कहाँ गया ये आ गया, सॉरी वो फिर से आ गया था। स्टडी द टेबल बिलो एंड सेलेक्ट द रो दैट हैज इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन किस में है? तो भैया सबसे पहले हम बात करें लोकेशन की। एरोबिक में कहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक कहाँ होती है? इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। तो भैया ये साइटोप्लाज्म में नहीं होती है ना, इसमें से ये लोकेशन वाला जो पार्ट लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, ये ही गलत लिखा हुआ है। तो यही इसका सही आंसर है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी सी डी में जो चीजें लिखी हैं वो बिल्कुल सही लिखी हैं। एरोबिक में CO2 H2O निकलती है, एनारोबिक में इथेनॉल CO2, ठीक है ना, तो ये चीजें सही लिखी हैं। अमाउंट ऑफ ATP, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, ये आपको पता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है। भैया अभी जो आया था आपका वो बायो का क्वेश्चन था और अभी आ गया है केमिस्ट्री का, है भैया। केमिस्ट्री, द एबिलिटी ऑफ एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। हाँ, एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, उसे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का लूज होने की टेंडेंसी को मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। डाउन द ग्रुप जाएं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नीचे जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इंक्रीजेस, जबकि ऐसे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, ऐसा इन्होंने बता दिया सब। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में भी कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हैं जो आपने पढ़ रखी हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है जो 5 ऑप्शंस में पूछे गए, ये आप पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन पे आता हूं डायरेक्ट। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर कौन से में दिखाया गया है? तो आप ये देखिए भैया, यहां सब मेटल्स की बात हो रही है, इसको भूल जाए, मेटल्स की बात हो रही है। CS RB K NaLi, इधर लिखा है एटॉमिक नंबर, इधर लिखा है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये तो ग्रुप 1 का है जिसमें सबसे ऊपर लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। नीचे जाते जाते एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है और वो दिखाया भी है 150, 200, 250 बढ़ रहा है। तो कह रहे हैं नीचे जाने से एटॉमिक साइज बढ़ता है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो कौन सा सही है? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा किसका होगा? CS का, सबसे ज्यादा CS का। तो CS का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद उससे कम RB होगा। CS उसके बाद RB, यानी ये या ये। RB के बाद K, ये है K, तो यही इसका सही आंसर है। ठीक है, ऐसे देख के आप लिख देंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के। अगला क्या है? हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग विच एल्कली मेटल इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। भैया हाइड्रोजन
दो इट शोज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है जहां पे अल्काली मेटल्स हैं, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, लिथियम सोडियम पोटेशियम, है ना, जबकि हाइड्रोजन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की है तो उसे तब भी मेटल्स के साथ फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, ऐसा उसने बोला। तो कह रहे हैं कि क्यों ऐसा, क्यों? तो साफ साफ भैया आप ये देखिए, इसलिए एज हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन एंड रेडली लूजेस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। अच्छा, लूज करने पे क्या नेगेटिव बनता है? जी नहीं। हाइड्रोजन लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। हाँ जी बिल्कुल, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है एल्कली मेटल्स की तरह, तभी इसे एल्कली मेटल्स के साथ रखा गया है। देखो हाइड्रोजन गेन वन इलेक्ट्रॉन, गेन वाली बात गलत कर दी, और प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल शो करती है, ये भी गलत बात कर दी, तो ऑप्शन इज बी। ठीक है कि नहीं है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? अगर भैया आपको याद नहीं है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी तो ग्राफ से भी आप देख के बता सकते थे। ये देखिए, ये आपको ग्राफ दे रखा है, जिसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, है ना, ऐसे होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर, और अट्रैक्ट तो वो करेगा ना जिसका साइज छोटा है, जो पास में है, वो जिसका न्यूक्लियस के पास में ही इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना शेयर्ड पेयर को, तो सबसे छोटा वाला की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द रीजन फॉर ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हैलोजेंस। हैलोजेंस जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें क्या वजह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होने का? ये मैंने अभी आपको साफ साफ बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर डिक्रीज होती है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। तो सी में साफ साफ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ऊपर वाले की सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन इज सी। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन correctly justifies that fluorine has smaller atomic radius. Fluorine has a smaller atomic radius than lithium. ये ग्रुप में आते हैं या एक पीरियड में आते हैं? फ्लोरीन, लिथियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का होता है 3, फ्लोरीन का होता है 7 नहीं 9, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 1, इसकी 2 7। अरे दोनों में दो दो शेल्स हैं, यानी ये पीरियड 2 के दोनों एलिमेंट्स हैं जो एक के बाद एक ऐसे आते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें ऐसे जाने पर साइज डिक्रीज होता है, तो फ्लोरीन का साइज तो छोटा होएगा ही होएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन करेक्टली एक्सप्लेन। ऐसे जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसमें 3+ का चार्ज है, इसमें 9+ का चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है, यहाँ 9 लोग हैं, 9 लोग इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं या 3 लोग इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो ये 9 लोग ज़्यादा फोर्स से खींचते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन पास आ जाते हैं, कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस ड्यू टू विच साइज डिक्रीजेज, है ना। तो इसमें करेक्टली एक्सप्लेन क्या है, एफ एंड एल आई आर इन द सेम ग्रुप? नहीं भैया, सेम पीरियड में है। इन द सेम पीरियड? हाँ। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस? नहीं, डिक्रीज हो रहा है। एफ है इन द सेम ग्रुप? नहीं। इन द सेम पीरियड? हाँ। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस? बिल्कुल सही, तो ऑप्शन इज डी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये आपका 5वां हो गया, तो ये हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला केस बेस्ड। अगला केस बेस्ड क्या है, लेट्स सी क्या है अगला केस बेस्ड। रीड द फॉलोइंग आंसर एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन, अच्छा भैया देख लो 4 लिखने हैं, मैं बता 5 रहा हूं, लेकिन आपको 4 ही लिखने हैं। ठीक है, जो नहीं आए उसे आप छोड़ देना, लेकिन नंबरिंग सही डालना भैया। ठीक है, सुमति वॉन्ट्स टू सी स्टार्स ऑफ नाइट स्काई, है ना। नाइट स्काई देखने के लिए यहाँ पे एक टेलीस्कोप लेना पड़ता है, जिसमें एक आगे लेंस होता है, एक पीछे लेंस होता है। यहाँ से आंख लगाते हैं, आई होती है यहाँ पे, है ना। ये L2 लेंस है, ये L1 लेंस है, और ये कोई एक प्लैनेट है, उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई जा रही है। ठीक है, ये कोई एक प्लैनेट है, ठीक है, प्लैनेट जुपिटर मान लिया। ठीक है, एक लेंस ये और एक लेंस ये, और ये है आपका टेलीस्कोप। ठीक है, नाइट स्काई में देखना है।
डिस्टेंट स्टार्स देखने हैं। She founds that telescope which are made of lenses are called refracting telescopes and one which are made of mirrors are called reflecting telescope। दो तरीके के टेलीस्कोप होते हैं जिसमें लेंस लगे होते हैं, जैसे ये है, इसे रिफ्रैक्टिंग कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। जिसमें मिरर लगा होता है उसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। So she decided to make a refracting telescope. She bought two lenses L1 and L2, out of which L1 was bigger, L1 bigger था, L2 छोटा था। Larger lens gathers and bends the light। बोलिए यहाँ पे लार्जर क्यों लेते हैं? लार्जर जितना लेंगे उतनी ज़्यादा लाइट अंदर आएगी, है ना, ज़्यादा लाइट आएगी तो इमेज भी ब्राइट बनेगी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली शी रियलाइज दैट बिग लेंसेज इज़ वेरी हैवी। लेकिन भैया ज़्यादा बड़ा लेंस ले लेंगे तो वो हैवी भी तो हो जाएगा, ज़्यादा जितना बड़ा लंबा लेंस बनाओगे उतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा, उसे बनाने में बहुत परेशानी होगी, एक्सपेंसिव होगा, रखने में बहुत परेशानी होगी, ठीक है। हार्ड टू मेक, डिफिकल्ट टू होल्ड। Also, since light is passing through the lens, the surface of the lens has to be extremely smooth। स्मूथ होना चाहिए, उबड़ खाबड़ हुआ, रफ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई भी फ्लॉ हुआ अगर लेंस में तो इमेज जो है गड़बड़ बनेगी। इट वुड बी लुकिंग थ्रू डर्टी विंडो, ऐसा लगेगा एक बहुत ही डर्टी विंडो से हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज वुड सुमति नीड टू मेक द टेलीस्कोप। ये जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, तो भैया कौन से लेंस हैं? साफ साफ पता लग रहा है शेप से, दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। नंबरिंग डालना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे फर्स्ट लिखा है तो जो आंसर आपका चल रहा था, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर था आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो आप 19th में जो आप लिखोगे भैया, ये आ गया आपका 19th, ऐसे 19 लिखोगे और उसका फिर फर्स्ट लिखोगे। फर्स्ट का आंसर क्या है? बी, कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा पूरा, इसका ध्यान रखना। ये नंबरिंग होनी चाहिए, ये नंबरिंग होनी चाहिए और ये नंबरिंग, और फिर आंसर भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ द पार्ट्स ऑफ लेंसेज L1 एंड L2 आर इन द रेशियो 4:1, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ? कह रहे हैं P1 अपॉन P2 जो है वो 4:1 है, तो फोकल लेंथ का क्या रेशियो होगा ये बताइए। बहुत सिंपल भैया, पार का क्या फॉर्मूला होता है? बताइए, पार का क्या फॉर्मूला होता है? पार का फॉर्मूला होता है भैया आपका P1 का फॉर्मूला होता है 1/f1, P2 का 1/f2, है ना। तो ये आपने ऐसे लिख दिया, इसको उल्टा कर देंगे तो F2 ऊपर चला जाएगा, F1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 4/1। लेकिन हमें F1/f2 चाहिए, तो इसे उल्टा करो, F1/f2 आपका कितना हो गया? 1/4। तो आंसर इज बी, ठीक है। समझ पा रहे हो? देखो है इजी, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए, तुक्का नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद अ लेंस। लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अरे मैग्निफिकेशन तो मालूम है लेंस के लिए, क्या होता है एम का फॉर्मूला? जल्दी से टाइप करके बताओ, पॉज करो और टाइप करो। m = h2/h1 या फिर प्लस v/u। तो ऑप्शन के हिसाब से रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका तीसरा हो गया। चलिए आ जाइए अगले पे। कह रहे हैं सुमति डिड सम प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट। भैया बहुत मेहनती है सुमति, क्या क्या कर रही है, सारी चीज़ें निकाल के दिखा रही है, हैं। कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट करे विद द लेंसेज एंड फाउंड दैट मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इज 3। बोले सर आई पीस क्या होता है? आपने देखा था दो लेंस रखे हैं, एक लेंस आंख पे लगाते हैं, दूसरा लेंस आगे की तरफ होता है। तो जो आंख के पास लेंस होता है उसे आई पीस कहते हैं, और जो आगे की तरफ होता है उसे ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। कह रहे हैं मैग्निफिकेशन जो है आई लेंस की, L2 वाले की, वो 3 है। इन हर एक्सपेरिमेंट्स शी फाउंड दैट इमेज एट 24 सेंटीमीटर। जो इमेज बनी है, इमेज डिस्टेंस V से डिनोट करते हैं, वो 24 है। व्हाट डिस्टेंस शुड द पुट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखें? तो भैया m का फॉर्मूला v/u। लो भैया v दे रखा है 24, लो निकाल लो ना u साफ साफ आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन इज सी, ठीक है। तो इस तरीके से आने केस बेस्ड, आपको सिर्फ पैराग्राफ से देख के नहीं मिलेंगे आंसर्स, आपको थ्योरी आनी चाहिए बुक से, पूरा दिमाग में बसा होना चाहिए कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं सुमति, फिर से आ गई सुमति।
सुमति बॉट नॉट सो थिक लेंस फॉर द टेलीस्कोप एंड पॉलिश्ड देम, ठीक है, बहुत मोटा उसने लेंस नहीं लिया, पतला लेंस लिया, ठीक है। सो व्हाट एडवांटेजेस इफ एनी वुड शी हैव विद हर चॉइस ऑफ लेंस, उसे क्या एडवांटेज मिलेगी अगर लेंस नॉट सो थिक हुआ, मोटा ना होके पतला हुआ, तो क्या एडवांटेज मिलेगी? शी विल नॉट हैव एडवांटेज एज इवन थिकर लेंस वुड गिव क्लियर इमेज, थिकर लेंस वुड हैव मेड द टेलीस्कोप easier to handle, not so thick lenses would not make the telescope very heavy and allow considerable amount of light to pass, not so thick lens will give her more magnification। तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, पैराग्राफ में भी लिखा था, अगर लेंस मोटा हुआ, बड़ा हुआ, तो वो हैवी हो जाएगा और उसे हैंडल करना मुश्किल होगा, मतलब उसे होल्ड करना मुश्किल होगा। तो उसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, आप देखिए, ये पहला लिखा है शी विल नॉट हैव एनी एडवांटेज, नहीं भैया, एडवांटेज तो होती है नॉट सो थिक लेने की। दूसरा, थिकर लेंस वुड हैव मेड द टेलीस्कोप ईजियर, अरे थिक लेने से क्या ईजियर हैंडल हो जाएगा? नहीं। नॉट सो थिक लेंस वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी, यस, अगर थिक नहीं हुआ तो इट विल मेक द लेंस नॉट हैवी, से हैवी नहीं होगा, एंड ऑल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट, ऑप्शन इज सी। लेकिन बच्चे जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो चारों पढ़ लेने चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आखिरी वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, तो ऐसा नहीं कि देखा और डायरेक्ट टिक लगा दिया, सारे पढ़ने के बाद मेक इट श्योर प्लीज़ कि जो हम लिख रहे हैं वो सही है या नहीं। नॉट सो थिक लेंस विल गिव हर मोर मैग्निफिकेशन, नहीं भैया, पतले लेंस से कोई मैग्निफिकेशन ज़्यादा नहीं मिलती है, ठीक है, तो आंसर इज सी, ठीक है। तो ये 5 आपके क्वेश्चंस हो गए फिजिक्स से। तो चलिए देखते हैं अपना आखिरी 20th केस बेस्ड क्वेश्चन, फिर हम बढ़ेंगे सेक्शन बी पर। क्या है आखिरी केस बेस्ड क्वेश्चन? कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग एंड आंसर। सोलेनॉइड के बारे में बच्चे कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हैं, ये पूरा आप पढ़ोगे। सोलेनॉइड लॉन्ग हेलिकल कॉइल होती है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह 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 वगैरह, ये आप पढ़िएगा, ठीक है, पॉज करिए और पढ़िए इसको, है ना। मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन लीनियर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में करंट देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो कौन सा कन्वर्जन होता है? इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड, तो साफ साफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड। फिर कह रहे हैं व्हाट विल हैपन इज सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन डालने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? पता है आपको, सॉफ्ट आयरन डाली ही इसलिए जाती है सोलेनॉइड में टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहे हैं द बार विल बी रिजल्टिंग इन शॉर्ट सर्किट, नहीं भैया, एज लॉन्ग एज देयर द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड। कौन सी बार है? सॉफ्ट आयरन। कहेंगे सॉफ्ट आयरन की बार जो है परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाती है? नहीं, जब तक स्विच ऑन रहेगा, करंट फ्लो करेगा, तब तक वो मैग्नेटाइज रहेगी, और ऑफ कर देंगे तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। तो आंसर इज बी, ठीक है। सी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर। तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, किसकी तरह बनती है? शेप इसकी बिल्कुल ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं सोलेनॉइड की, किसकी तरह होती हैं? यस, बार मैग्नेट। आंसर इज ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, बताते जाइए, मेरे साथ साथ टाइप नहीं कर रहे हैं तो मुंह से बोलते जाइए, अरे इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ, अ स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहे हैं इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट है सही है? पहला, ग्राफ तो देख लो पहले। ग्राफ क्या है? इधर की तरफ करंट है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ग्राफ ऐसे जाने का मतलब ये है करंट बढ़ाते जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, सोलेनॉइड में करंट बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? नहीं भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये गलत है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वो तो अभी बताया ही। अब कई बच्चे जल्दबाजी में कहेंगे अरे सेकंड सही है, हटाओ बी आंसर लगाओ। अरे भैया, ए 1 2 3 4 आंसर नहीं है, ABCD यहाँ लिखे हैं, पहले इसमें से देखना होगा कौन कौन से सही है, उसके बाद ABCD आपको टिक करना होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। नहीं भैया, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, करंट पे डिपेंड नहीं करती। अरे करती तो है भैया, क्रॉस करो। तो सिर्फ सेकंड सही है। कौन सा फिर हुआ इसमें से? ओनली टू, ये लिखा है ओनली 2, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भैया।
नेक्स्ट, फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो भैया कह रहे हैं फ्रॉम अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड इज 13 MT, मतलब मिली टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, जैसे फोर्स की न्यूटन। कह रहे हैं करंट जब इतना था तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी, तो जरा देखना करंट 0.8, 0.2, 0.4, 0.67, 0.8 करंट पे मैग्नेटिक फील्ड जरा देखना कितनी है, कितनी है, कितनी है, कितनी है, कितनी है, कितनी 12 और 14 के बीच क्या होगा 13। हाँ, 0.8 एम्पियर पे 13 मिली टेस्ला की तो मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें बस सीधे से ए लगा दीजिए, ये आपका सही हो गया। हालांकि बाकी 3 भी पढ़ के देखिएगा। तो प्यारे, ये थे आपके 4 केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन थे, 5 में से 4 करने थे। जितने भी पार्ट्स उसमें दे रखे हैं 5-5 पार्ट्स। तो कैसे रहे ये केस बेस, आपने देखा थे तो इजी, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे। ध्यान से पढ़ना है, केस बेस का यही है, पूरा केस की स्टडी करके ध्यान से आपको टिक लगाना है। ये नहीं है 1 नंबर की तरह डायरेक्ट यूनिट लिख दिए, डायरेक्ट ध्यान से पढ़ना है। तो ये केस बेस के जो क्वेश्चंस हैं, मैं एक अलग से सीरीज लाने वाला हूँ अगर आप लोग चाहेंगे तो, जिसमें मैं हर चैप्टर के 10-10, 20-20 क्वेश्चंस हर रोज़ या हर हफ्ते आपको दूंगा केस बेस के, कि इसमें से ऐसे आएंगे, इसमें से ऐसे, बहुत सारे आपको कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं केस बेस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। जितनी आप लोग की ज़्यादा डिमांड आएगी उतना मुझे मजबूर होना पड़ेगा जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए केस बेस के क्वेश्चंस लाने के लिए। तो जल्दी से बताइए अगर आप चाहते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। और हाँ, एक बात और बताइए कि ये जो 4 केस बेस क्वेश्चन थे, सबसे आपका जो प्यारा क्वेश्चन है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो आपका है, इसमें से कौन सा था? ये क्वेश्चन हमारे चल रहे थे आपके 20, 17, 18, 19, 20। तो 17, 18, 19 या 20 ये टॉपिक लिख दीजिए कि सोलेनॉइड वाला सर बायो वाला या सर एटम वाला। ठीक है, चलिए फिलहाल चलते हैं अपने सेक्शन बी पर। तो भैया इतना लंबा जाके सेक्शन ए खत्म हुआ है और भैया टाइम तो लगना ही था। ऑलमोस्ट 32 मार्क्स का सेक्शन ये था भैया। 32 मार्क्स मायने रखते हैं, है ना, ध्यान से करना है आपको। अभी आ रहा है सेक्शन बी, 6 क्वेश्चंस होंगे, 2-2 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस भी मिलने वाली हैं। ठीक है, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है बायो का। बाइल जूस डज नॉट हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स बट स्टिल अ सिग्निफिकेंट रोल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन, जस्टिफाई, है ना। तो इसमें आपको बाइल जूसेस का क्या रोल लिखना है। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे बाइल जूसेस मेक एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन। बाइल जूसेस जो फूड आता है उसे एल्कलाइन करते हैं फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू फैट इन द इंटेस्टाइन टू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स increasing the efficiency of enzyme action. ठीक है, this is similar to emulsifying action of soaps on dirt. फिलहाल एक और में है, in birds and mammals the left and right side of the heart are separated. क्यों सेपरेट होते हैं? तो शायद आपको पढ़ाया गया हो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शायद सेपरेट करने के लिए। सेपरेशन कीप्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग allowing a high efficiency supply of oxygen to the blood. तो वो अलग अलग होते हैं ताकि ये दोनों ब्लड्स मिक्स ना हो. This is useful in animals that have high energy needs, birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature. जिनको ज़्यादा एनर्जी एकदम चाहिए होती है उनमें ऐसा होता है. फिलहाल स्टेट द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? इज इट एसेंशियल दैट दीज स्टेप्स टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली? क्या एकदम होना जरूरी है हर स्टेप को या नहीं? तो भैया फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको इक्वेशन तो लिखनी है. इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की? वो ये लिख देंगे. फिर बात आई स्टेप्स. सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल एनर्जी एब्जॉर्ब करती है. लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करती है. ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना. कह रहे हैं दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर अदर इमीडिएटली. फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स टेक, एकदम जरूरी नहीं है, हल्के हल्के भी हो सकता है स्टेप्स में. क्यों? एग्जाम्पल दे रखा है. जैसे अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट and prepare an intermediate which is
एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। इतना सा आपको आंसर लिखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड। कैसे पता चलेगा कि किसी कंपाउंड में कार्बन है या नहीं है? सिंपल है, उस कंपाउंड को जला दो, कार्बन है तो वो जलेगा कंपाउंड, तो जलने से, कार्बन के जलने से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अगर लाइम वाटर मिल्की होता है यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनी है तो ऑब्वियसली उसमें कार्बन तो रही ही होगी। विद अ वैलेंसी ऑफ 4 हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 1 2 3 4, तो ये 8 कैसे करती है? लूज करके, गेन करके, या शेयर करके? कैसे करती है? कैसे करती है? हाँ जी, नॉन मेटल शेयर करके ये शेयर करती है 4 इलेक्ट्रॉन को टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, ये मैंने आपको लिख दिया। फिर और में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन दोज फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि भैया मतलब कार्बन की अगर हम बात करें तो अकेली कार्बन वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स बनाती है, इतने सारे कंपाउंड्स बनाती है कि अगर कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको अगर आप एक जगह रख दो, उनके कंपाउंड्स देखो कि कितने बने हैं उन सब एलिमेंट से, तो इतने सारे एलिमेंट से भी ज़्यादा अकेली कार्बन कंपाउंड्स बनाती है। काय को? उसकी 2 मेन वजह हैं, 3 वजह हैं, 3 में से 2 लिख सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, 2 रीजंस क्योंकि लिखे हैं। पहला आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड्स में कि कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ ज्वाइन विद अनदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से, दूसरा उसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 जगह से वो शेयर कर सकती है, दूसरा ये, और तीसरा क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है जिसकी वजह से ये बॉन्ड्स बनाती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबल बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो चलिए ये नोट कर लीजिए, 23 क्वेश्चन हो गया है। बहुत जल्दी आगे के बहुत जल्दी होंगे क्योंकि 1 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दिमाग लगाना होता है, लेकिन 2, 3 और 5 मार्क्स वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय स्टूडेंट ऑन ट्रीटिंग 4 मेटल्स P, Q, R एंड S, 4 मेटल्स लिए हैं, उनको अलग अलग सॉल्यूशंस में रिएक्ट कराया है। जैसे P को MgSO4 ZnNO3, इन चारों से, ऐसे ही सबको। क्वेश्चन पूछा है बेस्ड ऑन अबव ऑब्जर्वेशन अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी इन चारों एलिमेंट्स में बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे कम रिएक्टिव कौन है, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो देखिए पहला रिएक्शन देखिए, P जो है ना ही Mg से ना ही Zn से Ca और Na2 किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। पहले तो आप ऐसा करिए, Mg, Zn, Ca और Na इन दोनों को, इन चारों को ऑर्डर में लिखिए। इन चारों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? सोडियम होता है। ठीक है, उसके बाद कौन होता है? कैल्शियम। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक Mg a zoo in the low humid country, ये 4 ऑर्डर में लिख दिए, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, है ना, सबसे ऊपर रिएक्टिव है। तो P जो है इन चारों में से Mg से तो रिएक्ट नहीं कर पा रहा, यानी Mg से नीचे है। Zn से रिएक्ट कर पा रहा है, Ca से रिएक्ट कर पा रहा है, Zn से रिएक्ट कर पा रहा है, Zn से रिएक्ट कर पा रहा है यानी Zn से ऊपर है, Ca से रिएक्ट कर पा रहा है यानी Ca से भी ऊपर है, और नो रिएक्शन सोडियम में। तो बेटा ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई Ca से रिएक्शन कर रहा है, P + Ca हो रहा है यानी Ca से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो फिर भैया Mg से नो रिएक्शन कैसे हो रहा है ना, यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ी लिखी हुई है। Mg से तो रिएक्शन होएगा ही होएगा, ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है। अगर आपको समझ में आ रही है तो मुझे बताइए। Q, चलिए औरों का देख लेते हैं पहले। Q जो है, एक बार रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लें। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू, बिल्कुल सही लिखा है, यानी कुछ गड़बड़ी है। चलिए Q जो है वो Mg को हटा दे रहा है, यानी Q जो है Mg से ऊपर है। Zn को हटा दे रहा है तो Zn से भी ऊपर है। Ca को हटा दे रहा है यानी Ca से भी ऊपर है, और सोडियम सल्फेट से भी रिएक्ट कर रहा है यानी सोडियम को भी डिस्प्लेस कर रहा है यानी सोडियम से भी ऊपर है, यानी Q सबसे ऊपर है। ठीक है, R Mg से रिएक्ट नहीं कर पा रहा,
R प्लस MgSO4 रिएक्ट नहीं हो रहा, यानी R इज लेस रिएक्टिव देन Mg, यानी Mg से नीचे होगा। Zn से रिएक्ट कर रहा है, यानी Zn से ऊपर होगा ऑब्वियसली, और Ca से भी रिएक्ट नहीं करेगा इससे, यानी R यहाँ पे है, ठीक है। और S नो रिएक्शन, Mg में नो रिएक्शन, यानी Mg से लेस रिएक्टिव है, नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन, यानी चारों से लेस रिएक्टिव, यानी S यहाँ पे। तो करेक्ट ऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो Q हुआ, है ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव Q हुआ। फिर ऑब्वियसली आप P क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था तो P को इसके बीच में ही मान लो, यहाँ पे बोर्ड ने कुछ गड़बड़ी करी है। एक बार फिर से देख लें, P जो है Mg से रिएक्ट नहीं कर रहा है, यानी Mg के नीचे है। Zn से रिएक्ट कर रहा है, यानी Zn से ऊपर है, तो यहाँ पे गड़बड़ी है ना। Ca से रिएक्ट कर रहा है, Ca से ऊपर है, तो हम इसे यहाँ मान लेते हैं। Ca से रिएक्ट कर रहा है, Na से नहीं कर रहा, यानी Ca से ऊपर है, P को यहाँ मान लेते हैं। तो करेक्ट ऑर्डर वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कहाँ? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग यानी जो सबसे कम रिएक्टिव है वो सबसे पहले S, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में R, फिर P और फिर Q, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। राइट द केमिकल। अच्छा, क्वेश्चन अगर गलत होता है बोर्ड में तो कभी भी क्वेश्चन स्किप मत करना कि अरे क्वेश्चन ही गलत था। या कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको लिखा होता है और आप कहते हो नहीं हो रहा, उसे खाली छोड़ आते हो। देखो, क्वेश्चन कभी खाली मत छोड़ना, कुछ ना कुछ आंसर लिख के ज़रूर आना, क्योंकि कई बार बोर्ड से गलती हो जाती है, क्वेश्चन गलत देता है वो। ऐसे केस में जब बाद में पता चलती है कि क्वेश्चन ही गलत था, तो बोर्ड ऑलवेज गिव्स बोनस मार्क्स टू स्टूडेंट्स, बट ओनली टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो बोनस नहीं मिलेगा, तो इसलिए अटेम्प्ट ज़रूर करो, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन गलत हो बोर्ड की वजह से, तो आपको फ्री के मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपने कुछ लिखा होगा। फिलहाल राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन Q रिएक्ट्स विद CuSO4। Q जो है CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा। CuSO4 तो बहुत नीचे होता है ना, Q ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Q जो है Cu को डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा QSO4 और प्लस Cu अलग हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आप लिख दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 25th पे आ जाइए। 25th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स द अबव फिनोमिना इन द लैब, ठीक है। व्हाइट लाइट पड़ी 7 कलर्स में, ब्रेक हो गई, ठीक है। व्हाट इज द फिनोमिना कॉल्ड? इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? यस, डिस्पर्जन, है ना, डिस्पर्जन। व्हाट इज द रीजन फॉर वायलेट कलर टू बेंड मोर देन रेड कलर? आप ये देखिए, जाना वायलेट को सीधे था, लेकिन व्हाइट को सीधे था, लेकिन वायलेट ज्यादा नीचे आई, रेड कम नीचे आई। कौन ज्यादा बेंड किया? वायलेट। वायलेट क्यों ज्यादा बेंड की है? क्योंकि आप लिख दोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर वायलेट इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड, ड्यू टू विच वायलेट कलर बेंड्स मोर देन रेड कलर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? लेट्स सी। कह रहे हैं इस तरीके से कि स्टूडेंट हैज 2 रेजिस्टर्स 2 and 3 ohm, शी हैज टू पुट वन ऑफ देम इन प्लेस ऑफ R2, ठीक है। एक 2 ohm का है, एक 3 ohm का है, या R2 में रखना है कोई। कह रहे हैं द करंट नीड्स टू बी एग्जैक्टली 9 एम्पियर, करंट सर्किट का होना चाहिए 9 एम्पियर। शो बाय कैलकुलेशन, इसमें से कौन सा रजिस्टर यहां लगाएं कि करंट सर्किट का 9 एम्पियर हो जाए। तो आप ये करो भैया, आपको टोटल वोल्टेज दे रखा है 12, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, जिसका फॉर्मूला होता है V/I, यानी 12/9, यानी 4/3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए। 4/3 का मतलब है लगभग 1.33। तो भैया एक 4 है, 4 के साथ क्या लगाएं कि 1.33 हो जाए? तो आपको मालूम है पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखना है 4/3। पहला रेजिस्टेंस दे रखा है 4, तो R2 कितना रखें वो निकाल लीजिए। ये 3 ऊपर चला जाएगा, इसी में कर दे रहा हूँ, 3 ऊपर चला गया, ये 1/R2 आपका आ गया 3/4 माइनस 1/4, ये हो गया 2/4 इज इक्वल टू 1/R2, R2 इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो भैया 2 नंबर इतना सा करने के आपको मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो 1 मार्क में आपने देखा कितना टाइम लगा आपको, एक एक के 4-4 पार्ट्स थे और वो भी समझ के करना थे, एजर्शन रीजनिंग इतने ज़्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन यहाँ ये जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो 2-2, 3-3 नंबर वालों पे अपनी पकड़
1 नंबर के साथ साथ इन पे भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये था आपका बच्चे सेक्शन बी, और अब शुरू होगा आपका सेक्शन सी। तो चलिए सेक्शन सी की बात कर लें भैया। सेक्शन सी में टोटल 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 3-3 नंबर के। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें से स्पेसिमेन पेपर में 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस थी आपके, तो एग्जाम में भी 1 क्वेश्चन में रहेगी। वीडियो लंबा हो रहा है भैया, आप चाहे तो 2 पार्ट में देख सकते हो, है ना। नीचे जो आपको बार दिखाई दे रही है फॉरवर्ड होने वाली, उस पे अगर आप पकड़ के उसे आगे स्लाइड करोगे तो क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई देने लगेंगे। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना चाहते हो तो वो वहाँ से भी आप पकड़ के ले जाओ तो क्वेश्चन नंबर लिख के आने लगेगा, या सेक्शन भी लिख के आने लगेगा। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। फिलहाल सेक्शन सी में पहला, आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन पी प्लांट विद राउंड येलो सीड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीड्स वर ऑब्टेन्ड बाय मेंडल। ठीक है, राउंड येलो में 630, ग्रीन में इतना, वगैरह वगैरह। एनालाइज द रिजल्ट एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस विच एक्सप्लेन दीज रिजल्ट्स, है ना। तो ये बायो का क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको क्या लिखना है। यहाँ पे साफ साफ आप देख रहे हैं जो नंबर आया है ये किस रेशियो में आया है। द रेशियो ऑब्टेन्ड इज 9:3:3:1 in which parental as well as new combinations are observed. This indicates that progeny plants have not inherited a single whole gene set from each parent. Every germ cell takes 1 chromosome from the pair of maternal and paternal chromosomes. When 2 germ cells combine, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters. तो भैया इतना आपको लिखना है, पूरे आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन और में था, और में अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो ये कर देना। कह रहे हैं ह्यूमंस में 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि बॉय की बर्थ होगी या फिर गर्ल की होगी। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। कैसे डिसाइड होता है कि बॉय होगा या गर्ल होगी, उसके लिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आज से आपने पढ़ रखा होगा, आता होगा। कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स में जो जीन्स इनहेरिटेड होते हैं पेरेंट्स से, वो डिसाइड करते हैं कि वी विल हैव बॉय और गर्ल्स। वुमेन में परफेक्ट पेयर होता है XX क्रोमोसोम्स का, जबकि मैन में होता है XY। ठीक है, अभी जो चिल्ड्रन होते हैं वो X क्रोमोसोम मदर से ऑब्टेन करते हैं रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। मतलब चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, मदर से X क्रोमोसोम आएगा, क्योंकि दोनों X हैं तो X तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो फादर से आता है जिसमें XY क्रोमोसोम होते हैं, वो एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे बॉय होगा या गर्ल होगी। अगर फादर से X क्रोमोसोम आ रहा है तो गर्ल होगी, और Y क्रोमोसोम आ रहा है तो बॉय होगा। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। प्लास्टिक कप्स वर यूज्ड टू सर्व इन ट्रेन्स इन अर्ली डेज। पहले प्लास्टिक कप्स होते थे, है ना, इन अर्ली दीज कुड बी रिटर्न टू वेंडर्स। ऐसे होते थे कि भैया लो चाय चाय चाय, अरे चाय आ गई, चाय ले लो भैया, और जो प्लास्टिक का कप था वो वापस करना पड़ता था, वेंडर वापस ले जाता था, वो उसे धो के फिर से ताज़ा करके दूसरे लोगों को उसमें चाय देता था। ठीक है, लेटर क्या हुआ, लेटर फिर कुल्हड़ आ गए हैं, मिट्टी के कुल्हड़, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक कप्स नाउ पेपर कप्स आ गए। ठीक है, कुल्हड़ भी अब यूज नहीं होते। व्हाट आर द रीजंस फॉर शिफ्ट फ्रॉम प्लास्टिक कुल्हड़ एंड देन फाइनली टू पेपर कप्स। ऐसा क्यों हुआ कि पहले प्लास्टिक फिर कुल्हड़ फिर पेपर। तो जनरल आंसर है, पता होना चाहिए। तो इसमें यह है कि सबसे पहले जो प्लास्टिक कप्स होते थे भैया, वो प्लास्टिक कप्स क्योंकि वापस रिटर्न करके धो धा के फिर से दिए जाते थे, तो उसमें हाइजीन प्रॉब्लम्स होने लगी, है ना, कि सही से साफ नहीं हुआ, कुछ हुआ, तो बोले इसे हटाओ, ये नहीं चाहिए। बोले हमें डिस्पोजेबल कप्स दो। डिस्पोजेबल प्लास्टिक के आ गए पतले पतले कप्स, सस्ते मध्य, बोले पियो फेंक दो, पियो फेंक दो, तो हाइजीन की प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन भैया उसमें प्रॉब्लम हुई क्या, जो प्लास्टिक के कप्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है प्लास्टिक, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन होने लगा। बोले प्लास्टिक कप भी हटाओ, बहुत पोल्यूशन हो रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बोले कुल्हड़ लाओ, कुल्हड़ मिट्टी का बना हुआ है, कुल्हड़ कोई पोल्यूशन नहीं, कहीं फेंक दो मिट्टी में, मिट्टी मिल जाएगी, बन जाएगा। लेकिन भैया जब मिट्टी के कुल्हड़ सर्व होने लगे तो फिर प्रॉब्लम आने लगी सॉइल इरोजन की। क्या, जो अपर लेयर होती है
रिजल्टेंट इन लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल से बनाते हैं, टॉप फर्टाइल सॉइल हटने लगी क्योंकि उससे कुल्हड़ बन रहे हैं, तो बोले भैया कुल्हड़ भी मत लो। तो अब पेपर के आ गए, पेपर के आने से क्या, पेपर कागज जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सवाल नहीं होता। तो ये पूरा आपको पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए कि कितना लिखना है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सप्लेन एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। यूरिन कैसे प्रोड्यूस होती है भैया? तो पहला स्टेप है ब्लड पासेस थ्रू फिल्ट्रेशन यूनिट्स इन द किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन। सबसे पहले ब्लड यहाँ पे आता है, फिर पासेस थ्रू ग्लोमेरुलस, जो भी इसे कहते हैं भैया, जो भी इसकी टेक्निकल प्रोनाउंसिएशन है, इन द बोमेंस कैप्सूल अल्ट्राफिल्ट्रेशन होती है यहाँ पे। फिर फिल्ट्रेट इनिशियली हैज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। रीएब्जॉर्प्शन होती है, ग्लूकोज अमीनो एसिड आर रीएब्जॉर्ब्ड, वाटर रीएब्जॉर्ब्ड, सीक्रेशन ऑफ एक्सेस वाटर, फिर वो वाटर सॉल्ट और यूरिया पास हो जाती है विच मेक्स अप द यूरिन। ठीक है, तो भैया ये पूरा आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, बायो में आपने पढ़ा होगा। फिलहाल which of the following reaction are endothermic reaction and which decomposition also where decomposition also, कौन से एंडोथर्मिक हैं और किन में हीट लेके डिकम्पोजिशन भी होती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात आई रेस्पिरेशन, दूसरा हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, तीसरा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और चौथा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। तो भैया आपको मालूम है कि ये जो लेड नाइट्रेट हीट करी जाती है PbNO3, ये डिकम्पोज होती है, PbO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह बनता है, तो ये हीटिंग से ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली एंडोथर्मिक है और डिकम्पोज भी होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो करंट देते हैं, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एंडोथर्मिक है ना, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और वो H2 और O2 में डिकम्पोज होता है। तो दीज टू आर द एग्जाम्पल्स जहाँ पे एंडोथर्मिक भी है और डिकम्पोजिशन भी है। ठीक है, चलिए ये दोनों एंडोथर्मिक नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं है। सिल्वर क्लोराइड व्हेन कैप्ड ओपन इन टर्न्स ग्रे। भैया सिल्वर क्लोराइड AgCl जो होती है फोटोग्राफी में यूज होती है, बुक में पढ़ाया गया है, वो अगर हम एक्सपोज टू सनलाइट रख दें, एक्सपोज टू लाइट रख दें तो डिकम्पोज हो जाती है। तो इलस्ट्रेट दिस विद बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये यहाँ पे आप ये इक्वेशन लिखने वाले हैं। AgCl डिकम्पोज होके Ag और Cl2 में हो जाती है, तो ये एक तरीके का लाइट से होने वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, इसका कह रहे हैं एक यूज भी लिखना है, नहीं ठीक है, यूज नहीं पूछी है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप स्टेट्स ना लिखें तो भी बोल रहे हैं, बोर्ड ने कहा है कि मेंशनिंग ऑफ स्टेट डज नॉट डिडक्ट द मार्क्स। ठीक है, स्टेट लिख दें तो अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज द पोजीशन ऑफ 5 एलिमेंट्स A, B, C, D एंड E इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, 1 2 3 5 एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप्स हैं, ये पीरियड्स हैं। विच एलिमेंट इज मेटल एंड विच विद वैलेंसी 2। चलिए पॉज करिए, अभी के अभी पॉज करिए और तीनों 1 2 3 के 31 क्वेश्चन नंबर डाल के 1 2 3 के आंसर्स बताइए क्या होंगे। इजी है, ये आप कर सकते हैं। चलिए टाइप करिए जल्दी से चैट बॉक्स में, है ना, या कमेंट बॉक्स में। विच एलिमेंट इज अ मेटल विद वैलेंसी 2। कौन सा मेटल वैलेंसी 2 का है? वैलेंसी 2 ऑब्वियसली होगी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 या आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो। जिसके में 2 हैं वो 2 लूज करेगा और जिसके में 6 हैं वो 2 गेन करेगा। तो भैया आउटर मोस्ट शेल में 2 वो होंगे जो ग्रुप 2 में है या ग्रुप 16 में। 16 में तो है नहीं, सिर्फ 2 ही में है, तो आंसर इज डी। विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव। सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 8 ना, 8 ये वो नोबल गैसेस जो होती हैं, इनर्ट गैसेस कौन से ग्रुप में होती हैं? ग्रुप 18। अरे ये रखा है, ये ना लूज करते ना गेन करते। सी। आउट ऑफ डी एंड ई विच हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। डी और ई में से कौन छोटा होगा? अरे मालूम है, ऐसे जाने पर साइज डिक्रीज होता है, तो किसका स्मॉलर होगा? ई का। अरे मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पे अगर 3 नंबर मिलने लगे तो भैया मैं तो कहूँगा सारे पूरा पेपर ऐसे ही दे दो, ABCD लिखने वाला। ठीक है, तो भैया बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो बहुत ही स्कोरिंग होंगे, मुश्किल से 10 सेकंड ही नहीं लगेंगे और 3 नंबर हाथ में। तो है मजेदार कि नहीं है मजेदार? मानोगे ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मजे लग जाने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो भैया
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल के बीच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनती है। एटॉमिक नंबर दे रखे हैं कैल्शियम का 20 होने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन 2882, जबकि क्लोरीन की 17 होने की वजह से 287। तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7। कैल्शियम लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे लूज करेगा, एक किसे करेगा, उसके लिए दूसरी क्लोरीन आनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। कैल्शियम जब 2 लूज कर देगा तो इस पे 2+ का चार्ज आ जाएगा, जबकि हर क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इस पूरे पे चार्ज एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से 1 माइनस आएगा। लेकिन ऐसी 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया CaCl2 का। ठीक है। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स, ये ए पार्ट में ऐसा करोगे, आप पूरा ऐसा लिखोगे। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में भैया आयनिक कंपाउंड में आयंस तो होते हैं, बट दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच दे आर नॉट फ्री टू मूव। दैट्स व्हाई दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बट when they are in molten state or in aqueous state, गर्म कर दो, पिघला दो या पानी में डाल दो, तो the force of attraction between them weakens, due to which the ions becomes free to move. That's why they conduct electricity in aqueous or in molten state. ये इसका आंसर लिखा है सेकंड पार्ट का, बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही आप लिख देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air. Refractive index of water with respect to air is 1.33 and refractive index of diamond is 2.42. In which medium light travels faster? Obviously light travels faster in rarer medium या denser medium? fast होगी rarer medium। rarer medium में fast होती है, और rarer कौन होगा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वाटर की कम है, तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर। एक नंबर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये आपसे पूछी गई है। तो फॉर्मूला इसका है, एक तो वेलोसिटी के टर्म्स में होता है VW/VD, जो पहले लिखा है वो ऊपर, जो बाद में लिखा है वो नीचे। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में होता है, उसमें क्या होता है, जो पहले लिखा है वो नीचे और जो बाद में मीडियम लिखा है वो ऊपर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है, तो हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये लगाना है। तो ये सीधे सीधे ऊपर 2.42 और नीचे 1.33 रख के डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आप लिख देंगे 3 नंबर झोली में। देखो 3 नंबर वाले तो मुझे ज़्यादा आसान लग रहे हैं करना, प्रोवाइडेड कि आपको कंसेप्ट आता है। ठीक है। तो बच्चे बताइए 3 नंबर वाले कैसे क्वेश्चन रहे, इजी थे या टिपिकल थे? क्या कहते हो, सेक्शन ए ज़्यादा आसान है या सेक्शन सी? सेक्शन सी ज़्यादा आसान है। 3 नंबर वाला या 1 नंबर वाला? जल्दी से टाइप करके बताओ आपका क्या मानना है। हो सकता है टाइप करते रहो, बोर्ड को पता लग जानी चाहिए कि बच्चों का मानना क्या है। एक सेक्शन 1 कैसा बनाया है बोर्ड ने, मज़ेदार या खतरनाक? टाइप करके ज़रूर बताओ। ठीक है, ताकि आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे। फिलहाल चलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी, जिसमें टोटल आपके 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अगेन मेरा तो मानना ये है कि 5 नंबर वाले भी आसान हैं अगर हम सेक्शन ए से कंपेयर करें। फिलहाल 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस दी गई है यहाँ स्पेसिमेन पेपर में। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग pH 1, 7, 10, 13, ये 4 सब्सटेंसेज हैं, इसमें से किसका कौन सा pH रहा होगा वो बताना है। तो सबसे पहले बात करें 13 तो भैया 14 तक होता है। 13 तो बहुत ही हाईली बेसिक हुआ। हाईली बेसिक कौन होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? नहीं, ये तो पीते हैं। ब्राइन? नहीं, ब्राइन तो सॉल्ट होता है, तो यही है। तो नीचे लिख देंगे एक्वा सोडियम क्लोराइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13। अच्छा 1 तो एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक। एसिडिक कौन है? अच्छा ये होता है गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक होते हैं। ठीक है। 7 तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल यानी सॉल्ट। सॉल्ट कौन होता है? ब्राइन होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ वाटर, इसको ब्राइन कहते हैं, तो इसका 7 होएगा। मिल्क और मैग्नीशिया इनटेक करते हैं हम
ताकि एसिडिटी हो गई है जो हमें हट जाए, थोड़ा सा बेस डाल लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये बेसिक होता है इसका 10, ठीक है। 2 नंबर मिल गए मुझे लगता है इसमें, कितना आसान है देखिए। Amit and Rita decided to bake a cake and added baking soda to the cake batter to make the cake better. Explain with the help of balance reaction the role of baking soda and mention any 2 other uses of baking soda. तो baking soda भैया, baking soda का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये काहे को डाला जाता है केक में, इडली में, डोसे में, क्यों डाला जाता है उसके बैटर में बच्चे? इसलिए क्योंकि जब केक में डालेंगे इसे और इसे हीट करेंगे केक को, तो उसके अंदर पड़ा हुआ बेकिंग सोडा भी हीट हो जाएगा, जिससे बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यही जो CO2 बनेगी यही हमारे काम की गैस है। खाने में केक के बैटर में हमने ये डाल दिया, अब हीट करेंगे, बेक जब करेंगे उसे भट्टी में तो वो गर्म होगा केक, उसके साथ साथ अंदर सोडियम कार्बोनेट गर्म होगा, उससे गैस निकलेगी और उस गैस से वो केक फूल जाएगा, जिसकी वजह से इट बिकम्स फ्लफी सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा। ब्रेड वगैरह में भी डाला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है बैलेंस रिएक्शन, रोल ऑफ बेकिंग सोडा वो मैंने बताया, इट फॉर्म CO2 विच मेक्स द केक फ्लफी। एंड सेकेंड, मेंशन एनी 2 अदर यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो भैया बेकिंग सोडा के यूजेस हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा अरे नहीं वहाँ मत चले जाना, पीने के काम में बात कर रहा हूँ। बेकिंग सोडा एसिडिटी हो जाती है, पेट में एसिड बनता है, तो पानी में डाल के बेकिंग सोडा लेते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा इज बेसिक, सो इट रिमूव्स द एसिडिटी, सो इट इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड। तो 2 यूजेस, फायर एक्सटिंग्विशर्स, सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स, और दूसरा इट इज यूज्ड टू रिमूव एसिडिटी इन स्टमक, ठीक है। चलिए तो 5 नंबर देखा, 2 नंबर इसमें, 3 नंबर, 2 नंबर इसमें, 3 नंबर इसमें। अरे भैया 5 नंबर तो मजे दे दिए, इतनी जल्दी तो किसी में नहीं मिल रहे हैं 5 नंबर। तो देखा आपने, तो अभी बताओ उम्मीद जग रही है आपकी कि नहीं जग रही है? काहे की उम्मीद? 100 नंबर, 100% मार्क्स, 80 on 80 तो लाने ही लाने। इंटरनल वाला आप देखो, थ्योरी में तो भैया 80 में से 80, थोड़ी मेहनत अच्छे से कर लो, कहीं नहीं गए हैं। 80 on 80 बहुत ही, लेकिन भैया मेहनत करनी पड़ेगी, आसान ज़रूर है, लेकिन उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत नहीं कर रहे ऐसे नहीं आ जाएंगे, ले भैया बट रहे हैं 80 ले लो 80 ले लो 80 ले लो, नहीं, मेहनत करो 80 आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और में दे रखा है एक क्वेश्चन, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, ये वाला पहला ही इतना इजी था, इतना लंबा लग रहा है, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। 4 सैंपल्स ABCD, इसमें pH दे रखी हैं, ठीक है, 10.5 और 6। विच ऑफ द सैंपल्स इज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन? हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन सबसे ज़्यादा उसमें होगी जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, और सबसे ज़्यादा एसिडिक का मतलब pH कम से कम होना चाहिए, 1 से 7 में सबसे कम pH किसका है? ये रखा है 2। तो भैया 2 सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इसी में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होगी। अरेंज द 4 सैंपल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pH। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pH, ये क्या बात हुई? pH तो दे ही रखा है, अरे उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ABCD को, हैं? तो ये ABCD, ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन हुआ? सबसे पहले C लिख दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर D लिख दो, नहीं फिर A लिख दो, फिर D लिख दो, और फिर B लिख दो। लो एरो जरूर लगा देना दिखाने के लिए कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH है, ठीक है भैया, हो गया। फिर राहुल फाउंड दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस which he stored in container has become very hard and lost its binding nature। भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, नंबरिंग जरूर डाल देना, CaSO4.12H2O, है ना। उनने क्या देखा, उनने कहीं कंटेनर में रख दिया था, थोड़े दिन बाद वो बहुत हार्ड हो गया रखे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अरे भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस कभी भी खुला मत रखना, सील्ड पैकेट्स में बंद रखा जाता है। काहे को? क्योंकि ये हवा में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, ईच मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स CaSO4.2H2O, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, नहीं जिप्सम बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जो बहुत ही हार्ड होता है, और फिर ये किसी काम का नहीं रहता। अब ये दीवारों पे लगाने का काम का नहीं रहता, इतना हार्ड हो जाता है। तो राइट द केमिकल इक्वेशन, ये आपने लिख दिया, रीजन इक्वेशन के साथ लिख देंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका सी पार्ट, थर्ड पार्ट कह रहे हैं गिव एनी वन यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अदर देन प्लास्टरिंग और स्मूथनिंग ऑफ वॉल्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस वॉल्स को स्मूथ बनाने के काम में तो आता ही है, घर पे सीमेंटिंग कराने के बाद पीओपी भी लगवाते हैं कई लोग। उसके अलावा क्या यूज है? उसके अलावा बेटा सिंपल सा यूज है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम स्टैचूज बनाते हैं, टॉयज बनाते हैं, है ना। और जब हड्डी वड्डी टूट जाती है तो हड्डी प्लास्टर करते हैं नहीं, किस चीज से करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल बना के ही करते हैं। तो इसमें से कोई भी यूज आप लिख सकते हैं, मेकिंग टॉयज, डॉल्स, स्टैचूज, फिक्सिंग ब्रोकन लिम्स, मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं। अभी बात आई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फाइनली आ रहा है। कह रहे हैं ट्रेस द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ फ्लावर फ्रॉम गैमीट फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन। गैमीट से फ्रूट फॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको ट्रेस करिए। तो बच्चे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में ही बताना होगा। सबसे पहले आप लोग डायग्राम ट्रेस कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, पूरा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, सारी चीज़ें ये बनाएंगे आप, यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके अलावा थ्योरी की बात आए तो ये पॉइंट वाइज आप पूरा फिनोमेना एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। ये पूरा मैं आपको यहाँ पे एक एक पार्ट लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारा स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो पॉज करिए, अगर लिखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके इसको पूरा पढ़िए कि कितना आपको एक्सप्लेन करना है 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो बच्चे ये पूरा हो गया। तो फाइनली आपका आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कि है इस स्पेसिमेन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, फाइनली क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान से देखिए क्या है। कह रहे हैं एनालाइज द सर्किट। यहाँ पे आप 4 चीजें देख रहे हैं, डिवाइसेस लगे हैं, वो भी कैसे लगे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि ये पैरेलल में लगे हैं, स्विचेस लगे हैं। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर द लैम्प्स अरेंज, सीरीज ऑफ पैरेलल, ऑब्वियसली कैसे, सब पैरेलल में लगे हैं। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू योर अबव आंसर व्हाट आर द एडवांटेजेस एनी टू ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। बुक में एक जगह लिखा है आपका कि पैरेलल जितनी भी डोमेस्टिक वायरिंग है घर पे करी जाती है, ऑफिसेज में करी जाती है, सारे पंखे, लाइट, स्विचेस कैसे लगाए जाते हैं? पैरेलल में लगाए जाते हैं। पैरेलल में क्यों लगाए जाते हैं, उसके 2 एडवांटेजेस आपको लिखने हैं। सबसे पहला, पैरेलल में लगाने से सारे अप्लायंसेज में सेम वोल्टेज मिलता है। दूसरा, अगर कोई भी एक अप्लायंस फॉल्टी हो जाए तो बाकी अप्लायंसेज की वर्किंग पे फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, अगर एक स्विच ऑफ भी कर दें तो बाकियों के वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी नॉर्मली वर्क करते रहते हैं, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं होता। और चौथा, पैरेलल में लगाने से ओवरऑल रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो ये इसमें से 4 बताए, 4 में से कोई भी आप 2 फैक्टर्स यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन विद प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैम्प ग्लोज द ब्राइटेस्ट। ये 4 लैम्प हैं, इसमें से ब्राइटेस्ट कौन ग्लो करेगा ये आपको बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है आपको ओवरऑल, तो क्योंकि ये सब पैरेलल में लगे हैं तो सबका वोल्टेज 60 वोल्ट 60 वोल्ट 60 वोल्ट सबका होगा। और ये इंडिविजुअल जब स्विच ऑन करेंगे तो इंडिविजुअल के करंट्स दे रखे हैं, इसमें 3 एम्पियर, इसमें 4 एम्पियर एंड सो ऑन। तो भैया सबसे लैम्प सबसे ब्राइटेस्ट कौन ग्लो करेगा? ऑब्वियसली जिसकी पावर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। वोल्टेज तो सबका सेम है, लेकिन जिसमें करंट ज़्यादा होगा, आप डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हैं कि वोल्टेज सबका सेम है तो करंट जिसका सबसे ज़्यादा होगा, है ना, वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। तो 3 4 5 3 ऑब्वियसली सी वाले में सबसे ज़्यादा करंट है, ये ग्लो करेगा। लेकिन विद प्रॉपर कैलकुलेशन शो करना है तो आप चारों बल्ब की पार निकालेंगे, ठीक है, चारों बल्ब की पार निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला VI 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 लगेगा। वोल्टेज पहले का है 60, करंट है 3, तो ये हो गया 180 वॉट। दूसरे का वोल्टेज है 60 जबकि करंट है 4, तो ये हो गया 240 वॉट। तीसरे का वोल्टेज है 60, सबका 60 वोल्ट होगा, जबकि करंट है इसमें 5 एम्पियर, तो ये हो गया 300 वॉट। ऐसे ही सबका निकाल के हम देखेंगे कि सी वाले की पावर ज़्यादा है तो इसमें लिख देंगे कि लैम्प सी विल ग्लो ब्राइटेस्ट कैलकुलेशंस के साथ। फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा भैया? V = IR फॉर्मूला होता है
R इज इक्वल टू V अपॉन I। अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो वोल्टेज भी टोटल रख दें और करंट भी टोटल रख दें। वोल्टेज टोटल है 60 और टोटल करंट की बात करें तो पैरेलल में ऐड हो जाता है 3 + 4 + 5 + 3 7 + 5 12 12 + 3 15 और ये हो गया कट के 4। तो टोटल रेजिस्टेंस इज 4 ओम। अगर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पूछा होता तो भी हम निकाल लेते V = IR, V = IR, सबका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लेते और फिर उससे भी ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल सकते थे, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाता। ठीक है प्यारे, तो देखो 5 नंबर में ये क्वेश्चन कितने आसान है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है, 5 नंबर ज़्यादा अच्छा या सेक्शन ए ज़्यादा अच्छा जो 1 नंबर के 32 क्वेश्चन थे? तो बताइए मुझे टाइप करके, ये सेक्शन अच्छा है डी या डी और ए में से ज़्यादा स्कोरिंग कौन सा है? ठीक है भैया, देखती है। फिर इसका एक और ऑप्शन भी है, और में एक क्वेश्चन था बहुत ही बेहतरीन, और जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको याद होगा कि मैंने टेस्ट में डिट्टो, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके टेस्ट में पहले ही मैं दे चुका हूँ, लेकिन ये वाला डिट्टो ऐसे का ऐसे ही मैंने दिया था जो जनरली बुक्स में नहीं है। कह रहे हैं PQ इज अ करंट कैरिंग वायर इन द प्लेन ऑफ पेपर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट्स R एंड S। ये इस तरीके से एक वायर दे रखा है जिसमें करंट ऊपर की तरफ है, एक पॉइंट S है और एक पॉइंट R है जो डिस्टेंस R2 पे है और एक R1 पे है। कह रहे हैं इन 2 पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो बेटा अगर किसी वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाती है तो आप ये कौन सा रूल होता है, ये आपका होता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से वायर के चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड बता देते हैं कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पर वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछी हुई है, किसी 2 पॉइंट्स पे पूछी है। तो पॉइंट्स पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है भैया तो कैसे निकालेंगे? आप देखिए वायर करंट ऐसे जा रहा है तो थंब को ऊपर की तरफ रखिए और वायर को ऐसे राइट हैंड से पकड़िए, तो R पॉइंट पे फिंगर्स अंदर जा रही हैं, जबकि यही फिंगर्स S पॉइंट पे जब आएंगी तो बाहर की तरफ आएंगी। तो P पॉइंट पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फिंगर्स अंदर जा रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड्स और S पॉइंट पे आउटवर्ड्स। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे एट पॉइंट R द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। पूरा करके लिखेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और S पॉइंट पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। नेक्स्ट पार्ट में बोले हैं कि R1 डिस्टेंस ज़्यादा है, R1 ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। तो कह रहे हैं एट व्हाट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी लार्जर। तो भैया बताओ, एक वायर के पास में एक पॉइंट है, वहाँ पर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या दूर 10 किलोमीटर दूर चले जाएं वहाँ ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जितना पास में उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। तो R2 वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जबकि R वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। तो एट विच पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर लार्जर? आप कहोगे एट पॉइंट S मैग्नेटिक फील्ड विल बी लार्जर सिंस S पॉइंट लाइज क्लोज टू द वायर, therefore magnetic field is stronger since magnetic field is inversely proportional to the square of the distance. Next क्या है? कह रहे हैं if the polarity of the battery is connected to wire is reversed, how would the direction of magnetic field be changed? कह रहे हैं जो इसमें करंट ऊपर जा रहा था, किसी बैटरी से लगा रखा था, अगर उस बैटरी के पोल्स अपोजिट कर दें तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जानी है कि नहीं हो जानी है? हो जानी है कि नहीं हो जानी है? अगर करंट ऊपर जाने की बजाय नीचे जाएगा तो भैया करंट की उल्टे होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी, जो R पे अंदर और S पे बाहर थी उस पे भी उल्टी हो जाएगी। तो आप सिंपली लिख देंगे द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट S एंड R will also get reversed due to reverse in the direction of current. ठीक है? Last, explain the rule that is used to find the direction of magnetic field for a straight current carrying conductor. कह रहे हैं straight current carrying conductor के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं? कौन सा रूल होता है ये? यस, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। उसको स्टेट करना है तो सिंपल डेफिनेशन लिख दीजिए। इट स्टेट्स दैट इमेजिन इफ वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन अवर राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स एंड सर्किल विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो बच्चे इस तरीके से आपके ये 5 नंबर के न्यूमेरिकल्स भी
कवर होते हैं, क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो अब आप बताइए 5 नंबर में इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, ये ज़्यादा अच्छा है या सेक्शन ए? टाइप करके बताओ, बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये 36 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, लास्ट क्वेश्चन था। ये आज का लेक्चर क्वेश्चंस के हिसाब से ख़त्म हो गया है। यहाँ पे उम्मीद है मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया है और अच्छी तरीके से आपको समझ में आया भी होगा। कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या नया पैटर्न था, कौन से नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, क्या मार्किंग स्कीम है, सब मैंने आपको बताया। अगर आपके काम की रही है वीडियो, काम की तो रही होगी, यहाँ तक पहुँचे हो तो भैया आखिरी तक देखिए, नहीं काम की तो रही होगी, तो एक लाइक बटन तो बनता ही है, जल्दी से लाइक प्रेस कर दो। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया सब्सक्राइब भी कर दो और अपने जितने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करिए। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी एंड इफ़ यू वांट्स टू एनकरेज मी टू मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लाऊं भैया, तो जल्दी से इसे शेयर करके फैलाओ इस वीडियो को। फिलहाल बच्चे, अगर इसी तरीके की वीडियोस, इसी तरीके के लेक्चर्स आप और मेरे से आगे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अगर आप चाहते हैं जो नए तरीके के क्वेश्चंस आपके ऐड हुए हैं, एजर्शन रीजनिंग टाइप और केस बेस्ड क्वेश्चंस, उसकी अगर अलग से आप वीडियोस चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी चैप्टर वाइज अगर हो सका तो आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चंस फिर से मैं लाऊँगा। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना ही है। बोर्ड्स बहुत पास में आने वाले हैं, आ ही गए हैं, बहुत कम समय बचा है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो भैया अगर आपने अभी भी मेहनत करना नहीं स्टार्ट किया है तो भैया कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। अपना जितने भी आपकी थ्योरी है वो आपको रिवीजन की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि क्वेश्चंस जितने भी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से करिए। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन ऑन टिप्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कई बार वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वैसे के वैसे ही सेम वर्ड सेम वैल्यू के साथ उठ के बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। इन एडिशन टू दैट प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं अलग अलग चैप्टर्स में थे वो ज़रूर करिए। प्लस अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स करना इन सब प्रिपरेशन के बाद बहुत ज़रूरी है। पूरी प्रिपरेशन तो आपने कर ली, लेकिन वो प्रिपरेशन के बाद आप क्वेश्चंस अपने आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो बोर्ड में जाने से पहले प्रिपेयर होना और अपने आप को चेक करना बहुत ज़रूरी है। वो तभी होगा जब आप अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स करेंगे। ठीक है प्यारे, चलिए फिलहाल मेरी तरफ से आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए ढेर सारी विशेष है ना, मेहनत करते रहिए और जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से मेहनत करने की, मेरी मेहनत को सफल बनाइए, इससे कुछ अच्छा निकाल के। फिलहाल मिलेंगे बेटा अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।